एपिसोड 1 दिन में मुंबई की जान बॉलीवुड जो बसता है वही रात के अंदर में मुंबई का फेमस रेड लाइट एरिया आम्रपाली बसता है। ये एक ऐसा इलाका है जहां अमीर गरीब सब एक बराबर है, बस पैसे का खेल है सारा। आज इस आम्रपाली की माया नगरी में कदम रखने वाला है। इस नगरी का काल आलीशान घर मुंबई शहर के बीचों बीच बना एक आलीशान घर। उस घर के सेकंड फ्लोर में बने एक आलीशान से कमरे में किंग साइड बेड पर एक लड़का जिसकी अपर बॉडी नेकेड थी, उसने व्हाइट कलर की ब्लैंकेट से कमर तक खुद को कवर किया हुआ है। उसके चेहरे पर इस समय गहरी नींद में भी डर और घबराहट के मिले जुले भाव थे। शायद वो लड़का इस समय कोई बुरा सपना देख रहा है। वो लड़का सोते हुए बार बार अपनी गर्दन हिला रहा था। बस वो कुछ ही शब्द वो बार बोले जा रहा था, रुक जाए, मत कीजिए ऐसा प्लीज, रुक जाए जाए कि तभी वह लड़का जोर से चीखता है। नहीं, इस तरह अचानक से ही वह चीखते हुए बेड पर उठकर बैठ जाता। इस समय वह लड़का पूरी तरह पसीने में भीगा हुआ था। वहीं उसकी चीख सुन दरवाजे पर कोई नॉक करते हुए बोला, बेटा यश आप ठीक तो है ना? वही कमरे के अंदर बैठा लड़का जो बेड पर बैठे बैठे गहरी सांस ले रहा था, उसकी वो ग्रीन आइज इस समय गुस्से की वजह से और डरवानी लग रही थी। बेड पर बैठे लड़के का नाम यश मल्होत्रा है। 6-8 इंच गेहूं रंग, मस्कुलर बॉडी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, जिसका फेस इस समय गुस्से की वजह से पूरी तरह काला पड़ चुका था। जैसे ही उसके कानों में जब वह आवाज पड़ती है तो यश गुस्से से भरी अपनी भयानक आवाज में बोला, चले जाइए यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जाइए यहाँ से। वहीं दरवाजे के उस तरफ खड़ी लेडी अंदर बैठे यश की बात सुनकर का वो वहां से गाना गुनगुनाते हुए नीचे की तरफ जाने लगती है। वहीं उसके गाने की आवाज सुन यश अपनी हाथों की पकड़ मजबूत करता जा रहा था ब्लैंकेट के ऊपर, लेकिन उससे ना जाने क्यों उस लेडी की आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेडी अपने आसपास कुछ देखने लगता है कि तभी उसे अपने बेड के पास में रखा टेबल लैंप उठा नजर आता है, जिसे वह उठाकर गुस्से में दरवाजे की तरफ फेंक देता है। फिर जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुन कमरे के बाहर गाना गा रही लेडी भी डर जाती है और वह गाना गाना बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद बेड पर ऐसे ही बैठे हुए दरवाजे की तरफ गुस्से से निहारने के बाद यश अपने ऊपर से ब्लैंकेट फेंक देता है और वहीं अपने कमरे में बने वॉशरूम के अंदर चला जाता है। आम्रपाली मुंबई का रेड लाइट एरिया। आम्रपाली की तंग गली के बाहर एक ऑटो आकर रुकती है। उसमें से एक लड़का उतरता है और फिर वह अपना हाथ ऑटो के अंदर बैठी लड़की की तरफ बढ़ा देता है। वह लड़का उस लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, तानी बाहर आओ ना, तुम डर क्यों रही हो? उस लड़की का नाम तानी है। तानी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाकर बोली, पंकज आप जानते तो है ना, हमने ये सब पहले कभी नहीं देखा। आज इस नए शहर में कदम रखने के बाद, यहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंग को देखने के बाद तो डर किसी को भी लग सकता है, और आप कह रहे हैं कि हम डरे नहीं? पंकज तानी का हाथ पकड़ उससे बाहर उतरने का इशारा करते हुआ बोला, मैं हूं ना। तानी पंकज की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। पंकज तानी के उतरने के बाद ऑटो से अपना सामान उतारा कर उस ऑटो वाले को पैसे देने लगता है। वही तानी ऑटो से बाहर उतरने के बाद अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर देखने लगती है। उसके पास से गुजर रहे लोग तानी को घूरते हुए वहां से निकल रहे हैं। तानी उनकी नजरों को देख खुद में ही सिमटते हुए पंकज का हाथ पकड़ लेती है। पंकज जब तानी को ऐसे डरते हुए देखता है तो वो ऑटो वाले को पैसे देकर वहां से जाने का इशारा करता है। फिर तानी का हाथ अपने बाजू से छुड़ाकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, क्या हुआ जाना, आप डर क्यों रही हो? क्या हुआ आपको? पंकज अपने फेस पर हल्की सी स्माइल लाते हुए बोला, अब तो आपको इस डर की आदत हो जाएगी। वही तानी पंकज की बात सुनकर अपने मासूमियत भरे चेहरे से पूछती है, क्यों जी? पंकज हंसते हुए तानी से कहता है, क्योंकि जाना अब हम लोग अभी यही रहने वाला है, इसलिए अब आप इन ऊंची ऊंची बिल्डिंग में रहने के सपने देखना शुरू कर दीजिए। एक दिन हमारा भी खुद का घर होगा और उस पर जानती है क्या लिखा होगा? तानी पंकज की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, क्या लिखा होगा? पंकज तानी के हाथों को छोड़ उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामते हुए बोला, उस पर लिखा होगा मिसेज तानी। पंकज कुमार बोलिए, अच्छा लगा ना आपको ये नाम? तानी शर्माते हुए हल्की सी अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। पंकज तानी की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, क्या तानी आप कितने सवाल पूछती है? चलिए जल्दी, नहीं तो मौसी जी नाराज हो जाएंगी, कब से वह हमारी राह देख रही है। तानी अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, चलिए। पंकज एक हाथ में तानी का बैग पकड़ता है तो वही दूसरा हाथ में तानी का हाथ थाम लेता है और फिर दोनों उन आम्रपाली की गलियों में आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ रहे थे, कई लोगों की आंखें तानी के उस खूबसूरत से चेहरे को देख चमक
गई थी वही तानी इधर उधर अपनी नजरें घुमाते हुए आगे बढ़ रही थी वही कुछ लोग उसे देखकर गंदे गंदे इशारे कर रहे थे जिन्हें देख तानी पंकज के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही थी और अपना सर झुकाकर आगे बढ़ने लगती है। पंकज जब तानी का सर झुका हुआ देखता है तो वह उससे बोला, क्या हुआ तानी, आप ऐसे क्यों चल रही है। तानी अपनी नजरें नीचे किए हुए बोली, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा। पंकज तानी की तरफ देखते हुए बोला, क्या अच्छा नहीं लग रहा आपको। तानी पंकज से बोली, वो ये लोग हमें गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं, इनकी नजरें हमें सही नहीं लग रही। पंकज तानी की बात सुनकर हंसने लगता है। पंकज की हंसी सुनकर तानी घबराई हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगती है। क्या हुआ, आप हंस कैसे क्यों रहे हैं। तानी बोली पंकज से। पंकज अपनी हंसी रोकते हुए वह अपनी जगह पर रुक जाता है। फिर तानी का हाथ छोड़कर उसके गालों पर अपना हाथ प्यार से रखते हुए बोला, वो इसलिए जाना क्योंकि आप जिन्हें गंदी नजरें कह रही है यहाँ यही सब चलता है। ये आपका गांव नहीं है, यह मुंबई शहर है। यहाँ लोग इसी तरह एक दूसरे से बात करते हैं, यारी दोस्ती करते हैं, तभी तो यहाँ बॉलीवुड बसता है। और पता है आपके दिल के एक कोने में जहाँ शाहरुख रहते हैं ना, वह भी यही इसी शहर में रहते हैं। तानी पंकज की बात सुनकर बोली, अच्छा, पर ना हमें ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हम जैसे हैं हम वैसे ही ठीक हैं। और आपको एक बात बताएं हम। पंकज तानी की तरफ देखते हुए बोला, हाँ बताओ। तानी शर्माते हुए बोली, हमारे दिल के उस कोने भी आप ही बसते हैं पंकज, हम आपके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। पंकज तानी की बात सुनकर उसकी तरफ देख मुस्कुरा देता है। फिर तानी का हाथ अपने हाथ में थामकर उसे अपने दिल के पास ले जाते हुए बोला, और तानी आप भी हमारे इस दिल में बसती है। तानी पंकज की तरफ देख मुस्कुराकर शर्म के मार अपना चेहरा झुका लेती है। थोड़ी देर बाद पंकज और तानी एक पुरानी 4 मंजिला ब्लॉक में होते हुए एक रूम के बाहर जाकर रुक जाते हैं। पंकज तानी को छोड़कर वहीं खड़े एक आदमी से कुछ बात करने लगता है। फिर वो आदमी उसे अंदर जाने का इशारा कर देता है। पंकज उससे बात करने के बाद तानी के पास आकर दोबारा उसका हाथ पकड़ उस कमरे के अंदर चला जाता है। तानी और पंकज उस कमरे के अंदर जाकर खड़े हो जाते हैं। तानी उस कमरे को अंदर से देखते हुए अपने मन में बोली, बाहर से यह कितना छोटा लग रहा था, लेकिन अंदर से कितना बड़ा है ये, और खूबसूरत भी। तानी कमरे को निहार रही थी, तभी उसे सामने से एक लेडी उस कमरे के अंदर आती दिखाई देती है। वह लेडी दिखने में काफी सुंदर थी, कानों में बड़े बड़े झुमके, माथे पर गोल बिंदी, बालों में गजरा, मुंह में पान, हाथों में मोटे मोटे कंगन। तानी उस लेडी की तरफ देख अपना सर झुकाकर खड़ी हो जाती है। वहीं वह लेडी पंकज की तरफ देख अपने हाथों से इशारा करते हुए खुशी से अपनी आई ब्लिंक कर देती है। तानी उस लेडी को देखकर अपनी नजरें नीचे कर लेती है, क्योंकि पंकज ने पहले ही तानी से कहा था कि वह मुंबई में कुछ दिन पहले अपने मौसी के घर रुकेंगे। फिर पंकज की सैलरी आने के बाद वह लोग कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। वह लेडी जिसका नाम आम्रपाली था, जैसे ही वह उस कमरे में एंट्री लेती उनकी नजर सबसे पहले हुस्न की परी तानी पर जाती है। वह तानी को ऊपर से नीचे तक निहारते हुए अपने मन में बोली, वाह क्या माल है। फिर आम्रपाली अपनी नजरें घुमाकर पंकज की तरफ इशारा करती है, जिसका मतलब था एक एकदम खरा सोना है ये वही। पंकज उनके इशारे को देख अपनी पलकें झपका देता है। आम्रपाली अंदर आकर पंकज के सामने खड़ी हो जाती है। पंकज पहले तो आम्रपाली को नमस्ते करता है, फिर आम्रपाली के पैर छू लेता है। आम्रपाली पंकज को आशीर्वाद देते हुए बोली, खुश रहो हो बेटा। वही पंकज तानी की तरफ कोहनी मारकर उसे आम्रपाली के पैर छूने को बोलता है। तानी भी आम्रपाली के पैर छूने वाली होती है कि आम्रपाली तानी के झुकते ही उसे पकड़ लेती है। फिर तानी के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, हमारे यहाँ बेटियों को पैर छूने की इजाजत नहीं है। तानी आम्रपाली की बात सुन अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। वहीं आम्रपाली तानी के खूबसूरत चेहरे को निहारते हुए बोली, एकदम खरा सोना है, नजर ना लगे इस सोने को किसी की। तभी पंकज बीच में बोला, जी मौसी आपने सही कहा, ढूंढने से भी ऐसा सोना नहीं मिलने वाला। फिर पंकज तानी की तरफ देखते हुए बोला, तानी यह मेरी मौसी है, अब कुछ दिनों के लिए हम इनके यहाँ ही रहेंगे, ठीक। तानी पंकज की बात सुन अपना सर हाँ में हिला देती है। पंकज आम्रपाली की तरफ देख कुछ इशारा करता है। आम्रपाली पंकज के इशारे को देख अपनी कड़क आवाज में बोली, नैना। नैना बोलकर किसी का नाम पुकारने लगती है। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल तक होगी। वह आम्रपाली के सामने आकर खड़ी हो जाती है। आम्रपाली नैना की तरफ देखते हुए बोली, हमारी बहू को अंदर ले जाओ, ये हमारे
पंकज की दुल्हन है नैना आम्रपाली की बात सुनकर पंकज के साइड में खड़ी तानी की तरफ देखने लगती है, फिर नैना तानी की तरफ देखकर बोली, आओ नई दुल्हन, हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दे। तानी नैना की बात सुनकर अपनी हल्की सी गर्दन ऊपर कर पंकज की तरफ देखती है। तानी के लिए जगह, ये शहर, ये लोग, सब कुछ नया था, इसलिए तानी घबराते हुए पंकज का हाथ पकड़ लेती है, जैसे कह रही तुम भी चलो साथ में। वही पंकज तानी को ऐसे घबराते हुए देख बोला, अरे तानी तुम डर क्यों रही हो, इसे अपना ही घर समझो, नैना को तुम अपनी बड़ी बहन जैसे समझो, यहाँ सब अपने हैं, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। नैना तानी का हाथ पकड़ बोली, तानी चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं, तुम डरो मत। पर तानी तो जैसे पंकज का हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए पंकज तानी को अपनी तरफ घुमाकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, अरे जान आप इस तरह डर क्यों रही हो, आपको हम पर विश्वास नहीं क्या? देखिए ना हम लोग कितना थक गए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जान पहले आराम कर ले, फिर हम आपको शाम में आकर मिलते हैं। अभी हमें आपके रहने के लिए इंतजाम भी तो करना है, और हम आपके चक्कर में इतने दिन से काम पर भी तो नहीं गए, फिर आप ये चाहती हैं कि हमें हमारा बॉस डांट लगाए, बोले आप। तानी पंकज की बात सुनकर अपनी नजरें नीचे कर अपना सरनामे हिलने लगती है। पंकज तानी की तरफ देखते हुए बोला, तो फिर आप हमारी बात मान लीजिए, अभी आप नैना के साथ जाकर कमरे में आराम कर लीजिए। पंकज तानी का हाथ नैना के हाथ में देते हुए आम्रपाली से बोला, मौसी ध्यान रखिएगा, आपकी होने वाली बहू है, कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए हमारी जान को। आम्रपाली हंसते हुए तानी के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, इस चांद से मुखड़े को हम कोई तकलीफ होने भी नहीं देंगे। फिर आम्रपाली नैना की तरफ देखकर तानी को वहां से ले जाने का इशारा करती है। नैना आम्रपाली का इशारा देख तानी का हाथ पकड़ उसे कमरे के अंदर ले जाने लगती है। वहीं तानी बार बार मूंद मुड़कर पंकज को ही देख रही थी। तानी के जाने की आम्रपाली वही रखे सोफे पर अपना एक पैर ऊपर मेज रखकर बैठ जाती है और अपनी कमर पर लटकी डिब्बियां निकलकर उसमें से एक पान निकलकर मुंह में दबा लेती है। पंकज भी वही रखे सोफे के साइड वाली चेयर में बैठ जाता है, फिर आम्रपाली की तरफ देखते हुए बोला, कैसा लगा आपको ये नया माल? अब तो आप मानती है ना मेरा लड़कियों के मामले में कोई जवाब नहीं। अब तक आपको जितनी भी लड़कियां मैंने दी है, सब एक से एक बढ़कर है, और ये वाली सबसे बढ़िया है। आम्रपाली अपने मुंह से पान की पिक साइड में रखे डस्टबिन में मारते हुए बोली, सही कहा बरखुदार, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। सच में इस बार तो ऐसा लगता है कि सोने की खदान उठा लाए हो तुम। पंकज अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोला, तो फिर दे दीजिए इस सोने के खदान की मुंह मांगी कीमत, इस बार 1 लाख से कम नहीं लूंगा। आम्रपाली पंकज की तरफ देखते हुए बोली, लगता है आजकल भाव तुम्हारे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं ना, पर चलो कोई नहीं, इस बार तुम्हारी बात मान ली हमने, जाओ नीचे जाकर मोंटी से ले लो। पंकज आम्रपाली की बात सुनकर खुश हो जाता है, फिर आम्रपाली के पैरों को छूकर बोला, जरा ध्यान रखिएगा, इसका बहुत ही कड़क माल है, फिर मिलूंगा आपसे एक नए माल के साथ। आम्रपाली पंकज की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे मैं देख लूंगी, बस तुम ये ध्यान रखना कि पुलिस का कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझे तुम? पंकज आम्रपाली की बात सुन हंसते हुए बोला, नहीं होगा, इसका कोई नहीं है, चाचा चाची है, वह भी इसे से प्यार नहीं करते। अब आप ये समझ लीजिए, बस ये पूरी तरह ये हमेशा से आपकी ही थी और रहेगी। चलिए मैं चलता हूँ इधर। तानी को नैना एक कमरे में छोड़कर चली जाती है। इतना लंबा सफर करने के बाद तानी काफी थक चुकी थी, जिस वजह से उसे वही कमरे में रखे बेड पर लेटते ही नींद आ जाती है। यश का घर। थोड़ी देर बाद यश के वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। यश का गुस्सा जो अब शांत हो चुका था, वह एक हाथ में पकड़े टॉवल को अपने बालों पर रब करते हुए शीशे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वही खुद को शीशे में निहार ही रहा था कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। यश फोन की आवाज सुन बेड पर पड़े फोन की तरफ बढ़ जाता है और वह फोन उठाकर नोटिफिकेशन चेक करने लगता है। फोन चेक करने के बाद यश के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। वह अपना फोन वही बेड पर रख अपने क्लासरूम की तरफ चला जाता है। यश का क्लासरूम किसी 5 स्टार के लग्जरियस रूम से काम नहीं था। यहाँ वो हर प्रकार की ब्रांडेड चीजें मौजूद, ब्रांडेड वॉचेस, कपड़े, शूज, परफ्यूम और भी काफी सारी चीजें जिन्हें शायद ही यश ने कभी यूज किया हो। थोड़ी देर बाद यश अपने क्लोजेट रूम से रेडी होकर बाहर आ जाता। इस समय उसने रॉयल ग्रीन कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, जिसमें वह दिखने में बेहद ही
डिशिंग और हैंडसम लग रहा था और उसका और इस समय बेहद ही स्ट्रांग और अट्रैक्टिव था कि उसे एक बार कोई देख ले तो तारीफ किए बिना ना रह पाए। यश वहीं बेड पर पड़े फोन को उठा लेता है और एक हाथ अपनी पॉकेट में डाल दूसरे हाथ से फोन को रोल करते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। यश जो अपने कमरे से बाहर निकल सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है तभी उसकी नजर लिविंग हॉल में बैठी लेडी के ऊपर जाती है जिसका नाम अवंतिका है। एक बार फिर उसकी वो ग्रीन आइज अवंतिका को देख गुस्से से लाल होने लगी थी, लेकिन यश अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने ब्लेजर से अपने ब्लैक शेड्स निकल आंखों पर पहन लेता है और चेहरे पर हल्की सी डेविल स्माइल लाकर विसल बजाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। वहीं लिविंग हॉल में बैठी अवंतिका को जब जूतों और विसल की आवाज सुनाई देती है तो वह अपनी नजरें ऊपर कर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए यश को देखती है। यश के चेहरे पर स्माइल देख अवंतिका अपने मन में बोली, यह इतना खुश क्यों है? अभी थोड़ी देर पहले तक तो यह नॉर्मल नहीं था, फिर अचानक से यह इतनी जल्दी नॉर्मल कैसे हो गया? क्या चल रहा है इसके दिमाग में? पता लगना होगा कहीं ये हमें वही यश जिसकी नजर शेड्स के पीछे से सिर्फ अवंतिका पर थी, वो उसके चेहरे पर इस समय वह घबराहट और डर साफ साफ देख पा रहा जो थोड़ी देर पहले उसके चेहरे पर थी। यश अवंतिका से बिना कुछ कहे घर से सीधा बाहर निकल जाता है, जहां बाहर 5-6 मर्सिडीज उसका ही इंतजार कर रही थी जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी। यश उन्हीं में से एक मर्सिडीज में बैठकर वहां से निकल जाता है। शाम का वक्त आम्रपाली का वह एरिया अब रात के अंधेरे में जगमगाने लगा था। पूरी तरह से नए नए लोगों को आना वह शुरू हो गया था। कुछ अपना दर्द मिटने आए थे, कुछ अपनी हवस। जहां दिन में शांति रहती थी, शाम होते ही वह इलाका लोगों के भीड़ से चहक उठता है। आम्रपाली का कमरा। आम्रपाली अपना सर झुकाकर अपना मीठा पान तैयार कर रही है, वहीं उसके सामने नैना अपना सर झुकाए खड़ी थी। आम्रपाली नैना की तरफ देखकर बोली, जाओ उसे तैयार कर दो, आज की आखिरी बोली उसकी लगेगी। नैना आम्रपाली की बात सुनकर चौंक जाती है। वह हल्का सा अपना सर ऊपर कर बोली, पर मौसी वह तो आज ही आई है, आज ही उसे इस धंधे में उतरना सही नहीं होगा और अभी उसकी उम्र भी नहीं है। आम्रपाली जो अपना मीठा पान तैयार कर रही थी, नैना की बात सुनकर उसके हाथ रुक जाते हैं। वह गुस्से में मोंटी नाम के आदमी को आवाज लगाती है। नैना आम्रपाली के मुंह से मोंटी का नाम सुनकर कांप उठती है। वहीं थोड़ी देर में आम्रपाली के सामने एक 6 फुट 8 इंच का लंबा चौड़ा आदमी आकर खड़ा हो जाता है, जिसका नाम मोनंटी था। आम्रपाली मोंटी की तरफ देखते हुए बोली, आजकल किसी की जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, लगता है पिछला सबक भूल गई है, समय आ गया है एक नई डोज देने का। वही नैना का शरीर तो मोंटी के नाम से ही सुन पट चुका था, उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा था। नैना डरते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी कि उसकी जुबान जैसे उसका साथ ही नहीं दे रही थी। वहीं आम्रपाली की बात सुनकर मोंटी गुस्से से अपने बगल में खड़ी नैना को घूरने लगता है, फिर बिना कुछ कहे नैना के बालों को पीछे से पकड़कर वही बने एक कमरे के अंदर ले जाता है और जोर से दरवाजा बंद कर देता है। अब थोड़ी ही देर बाद उस कमरे से नैना की चीखें सुनाई देने लगती है। वह उन चीखों में आम्रपाली से माफी मांग रही थी कि उसे छोड़ दे, उसे माफ कर दे, लेकिन कमरे के बाहर बैठी आम्रपाली को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आम्रपाली नैना की चीखों की आवाज सुनकर बोली, ओहो ये लड़की भी ना कितना चिल्लाती है। आम्रपाली अपनी जगह से खड़ी हो जाती है, फिर अपने कमरे में रखे रेडियो को फुल वॉल्यूम में ऑन कर देती है, फिर वापस वही सोफे पर बैठकर रेडियो पर चल रहे गाने को गुनगुनाते हुए अपने पास रखी नेल पेंट उठाकर अपने नेल्स में लगाने लगती है। नैना की चीखें अब उस कमरे के अंदर की कहीं दब कर रह जाती है। अब उस कमरे में एक ही आवाज सुनाई दे रही, जो थी सिर्फ रेडियो के सदाबहार के गाने की। करीब 1 घंटे के बाद नैना के कमरे का दरवाजा खुलता है, जिसमें से मोंटी बाहर आता है। इस समय वह पूरी ही तरह पसीने में भीगा हुआ था। मोंटी कमरे से बाहर आने के बाद एक नजर आम्रपाली की तरफ देखता है, जो आराम से बैठे उसकी ओर देख मुस्कुरा रही थी। फिर मोंटी रेडियो के पास जाकर रेडियो को बंद कर देता है और वह उस कमरे से बाहर चला जाता है। रेडियो बंद करने के बाद अब वहां नैना की रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही है। नैना जो उस कमरे के अंदर बिस्तर पर नेकेड बेजुबान जानवर की तरह पड़ी हुई थी, उसके पूरे शरीर पर जगह जगह बड़े घाव, वही उसके जिस्म पर बैच के निशान भी थे, जो मोंटी के दिए हुए हैवानियत के निशान थे। मोंटी ने नैना की हालत कुछ ऐसी कर दी थी कि वह बेचारी जरा सा भी अपना शरीर हिला भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वो दर्द सहते हुए
वही साइड में पड़े कंबल से खुद को ढक लेती है और उसी कंबल में अपना मुंह छिपाकर अपनी आवाज को उस कंबल में दबा देती है। वही उसी कमरे के बाहर बैठी आम्रपाली अपनी कड़क आवाज में बोली, ओ महारानी, अगर तुम्हारा टाइम पास हो गया हो तो जैसे कहा था वैसे करना, नहीं तो तुम अच्छे से जानती हो इसके बाद क्या होगा। आम्रपाली इतना कहकर उस कमरे से बाहर चली जाती है। नैना के लिए ये सब बिल्कुल भी नया नहीं, या ये कहे कि अब उसे इन सब की आदत पड़ चुकी थी। लेकिन आज जब उसने पहली बार तानी को देखा तो उसे तानी की जगह खुद को पाया। उसे भी तो इतनी छोटी सी उम्र में यहाँ लाकर पटक दिया गया था और उसके बाद उसने क्या कुछ नहीं झेला था। उस बेचारी ने जीने की आस ही छोड़ दी थी। वह अपना दर्द, अपना सब कुछ भूल चुकी थी। लेकिन फिर एक बार तानी को देखने के बाद उसे अपनी पुरानी जिंदगी वापस याद आ गई थी। इन 7 सालों का दर्द फिर उसे रोने पर मजबूर कर रहा था। उसे अच्छे से पता था कि अब तानी के साथ क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत कर तानी को बचाने की कोशिश की। लेकिन क्या सिला मिला उसे अपनी इस हिम्मत का दबा दी गई उसकी यह हिम्मत। थोड़ी देर बाद जैसे जैसे रात गहरती जा रही, आम्रपाली में भीड़ और बढ़ती जा रही थी लोगों का शोर। हंसी ठोलिया से पूरी की पूरी कॉलोनी जगमगा रही थी। नैना अपने दर्द को सहते हुए खुद को किसी तरह रेडी कर अपने हाथ में कुछ कपड़े लिए तानी के कमरे के बाहर खड़ी थी। तानी भी अभी थोड़ी देर पहले ही उठी थी, क्योंकि पंकज उसको कहकर जो गया था कि वह शाम तक आएगा, लेकिन नींद में थके होने के कारण उसकी आंख करीब 9 बजे खुलती है। नैना तानी के कमरे के बाहर नॉक करती है। तानी जो अपने फोन उठाकर पंकज को कॉल करने ही वाली थी कि दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है, इस उम्मीद के साथ कि दरवाजे पर कहीं पंकज तो नहीं है। तानी जैसे दरवाजा खोल सामने नैना को देखती है तो वह थोड़ी मायूस सी हो जाती है, लेकिन फिर वह अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल लाकर नैना की तरफ देखकर बोली, आए जी अंदर आए ना। नैना तानी की बात सुनकर अपना सर हल्का सा हाँ में हिला देती है। तानी नैना की तरफ देखते हुए बोली, बताइए जी कोई काम था क्या? नैना बोली तानी से, वो मौसी ने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भिजवाए हैं, लो पहन लो इनको। तानी नैना की बात सुनकर हल्की सी स्माइल के साथ बोली, यह पंकज भी ना, हमने इन्हें मना किया था कि अब ये हमें कोई गिफ्ट ना दे। देखिए ना जी मतलब खुद तो आए नहीं, पता नहीं कहाँ रह गए, और मौसी को बोलकर मेरे लिए कपड़े भिजवा रहे हैं। इन्होंने मुझे आज सुबह ही बोला था कि यह मुझे सरप्राइज देंगे, लेकिन ये तो आए ही नहीं अभी तक। नैना की आंखें नम हो जाती है। तानी की बात सुनकर वह अपने मन में बोली, तानी अब तुम्हें यहाँ कोई लेने नहीं आने वाला, तुम्हें भूलना होगा अपनी पिछली जिंदगी को। जिस इंसान पर तुमने इतना भरोसा किया वही इंसान तुम्हें यहाँ छोड़कर नए शिकार की तलाश में कब का निकल चुका है। पता नहीं क्या होगा तुम्हारा, कैसे सामना करोगी तुम इस सच का। नैना ये सब अपने मन में सोच ही रही थी कि तभी एक बार फिर उसके कानों में तानी की आवाज पड़ती है, जो उससे पंकज के आने के बारे में पूछ रही थी। लेकिन नैना को तो खुद नहीं पता था कि वो तानी की बात का क्या जवाब दे, इसलिए नैना तानी से कुछ नहीं बोलती, बस शांति से उसकी तरफ देखने लगती है। वही तानी जिसे उम्मीद थी कि शायद नैना उसकी बात का कोई जवाब दे। जब तानी नैना को इस तरह शांत देखती है तो वह मायूस हो जाती है। उसके चेहरे पर जो हल्की मुस्कान थी वह भी गायब हो जाती है। नैना तानी को मायूस होते चेहरे को देख उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह अपनी दर्द भरी आवाज में बोली, तुम टेंशन मत लो, पंकज आ जाएगा। क्या पता वो मुंबई के ट्रैफिक में फंस गया हो, और जो अगर एक बार यहाँ फंस जाता है तो उसके लिए यहाँ से निकालना मुश्किल हो जाता है। नैना तानी को कुछ पल का सुकून देने के लिए झूठ के साथ उसे आगाह भी कर रही थी। फिर नैना अपने हाथ में लिए कपड़े तानी की तरफ बढ़ा देती है, लो इसे पहनकर रेडी हो जाओ। तानी नैना की बात सुनकर बोली, क्यों? नैना कुछ बोलने के लिए होती है कि तभी नैना के पीछे से कोई बोलता है कि ऐसा हम चाहते हैं, इसलिए नैना तो जानती थी यह आवाज किसकी है। वही तानी उस आवाज को सुनकर दरवाजे की तरफ देखती जहां आम्रपाली खड़ी थी। वह नैना की तरफ देखते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देती है। वही नैना आम्रपाली के बढ़ते कदमों की आवाज सुन उसका सारा का सारा दर्द फिर उसे याद आने लगा था, जिसकी वजह से फिर से उसका शरीर एक बार दोबारा कांपने लगा था। आम्रपाली तानी की तरफ अपना हाथ बढ़कर उसके सर पर हाथ रखकर बोली, बेटा ऐसा पंकज चाहता है, इसलिए वह चाहता है कि जब वह काम से लौटे तो वह सबसे पहले आपको देखना चाहता है, और उससे पहले हम आपकी मोह दिखाई की रस्म पूरा करना चाहते हैं। हम सबको दिखा देना चाहते हैं कि हमारे पंकज की पसंद कितनी सोनी है। किसी सोने
जवाहरात से कम नहीं ये सारी चीजें भी आपके सामने फीकी है। तानी आम्रपाली की बात सुनकर शर्म के मारे अपना सर झुका लेती है। वही आम्रपाली तानी को ऐसे सर झुकाते देख मन ही मन मुस्कुराए जा रही थी। आम्रपाली एक नजर फिर नैना की तरफ देखती है जिसकी आंखें इस समय आंसू से भरी हुई थी। आम्रपाली नैना से बोली, तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो जाओ, तैयार हो जाओ, आज इस नई नवेली दुल्हन की मुंह दिखाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझी तुम, अब जाओ यहाँ से। नैना आम्रपाली की बात सुनकर अपना सर हल्का सा हाँ में हिलाकर एक नजर तानी की तरफ देखकर वहां से चली जाती है। वही आम्रपाली तानी की चिन्ह पकड़ उसका चेहरा ऊपर कर अपनी तरफ कर बोली, आज तुम्हें ऐसे सजना जैसे कोई हुस्न की मलिका आसमान से उतरकर जमीन पर आ गई हो, समझी आप। तानी आम्रपाली की बात सुनकर शर्माते हुए अपना सर हामे में हिला देती है। फिर आम्रपाली अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए उस कमरे का दरवाजा बंद कर बाहर चली जाती है। वही तानी अभी शर्माए जा रही थी। आम्रपाली की बात सुनकर उसके मन में सिर्फ इस समय पंकज का ख्याल आ रहा था। क्या पंकज उसे आज ऐसा ही कुछ सरप्राइज देने वाला था। सब कुछ कितना अच्छा सा लग रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पंकज उसका इतना ख्याल रखेगा, उससे इतना प्यार करेगा। माँ पापा के जाने के बाद तानी के चाचा चाची से कभी उसे वह प्यार नहीं दिया, हमेशा बस उसे तकलीफे के सिवा कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन तानी की मुलाकात होती है पंकज से, जिससे धीरे धीरे इनकी वह छोटी मुलाकातें लंबी लंबी मुलाकातों में बदलने लगती है। तानी को पंकज के साथ लगाव होने लगता है। जिस प्यार और अपनेपन की उम्मीद उसे पंकज से थी, पंकज उसे वह सब कुछ दे रहा था। और फिर एक दिन पंकज तानी को प्रपोज कर उसके साथ मंदिर में शादी कर उसे अपने साथ मुंबई ले आने के लिए बोलता है। पहले तो तानी मुंबई आने के लिए मना कर देती है, इसलिए पंकज शादी के अगले ही दिन तानी को एक महीने के लिए वही बनारस में छोड़कर कहीं चला जाता है। पंकज के इस तरह अचानक गायब हो जाने के बाद तानी का दिल टूट जाता है। लेकिन फिर आज से 2 दिन पहले फिर तानी की मुलाकात पंकज से होती है, जिसे देख उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। पंकज इस बार फिर तानी को मुंबई आने के लिए फकरता है, लेकिन इस बार तानी भी उसे मना नहीं करती। आखिर अब उसकी शादी जो हो चुकी थी, पंकज से शादी के बारे में उसके घर पर किसी को भी कुछ भी नहीं पता था और ना वह पता लगने देना चाहती थी। इसलिए तानी अपना सारा सामान लेकर नानी के घर का बहाना बनाकर पंकज के साथ मुंबई आ जाती है। थोड़ी देर बाद तानी खुद को काफी अच्छे से बिल्कुल किसी नई नवेली दुल्हन की तरह रेडी कर लेती है। फिर एक बार तानी के कमरे का डोर कोई नॉक करता है। तानी पंकज का सोचकर जल्दी से गेट खोल देती है, लेकिन फिर से उसे वहां कोई और मौजूद था, जिसे देख तानी फिर एक बार मायूस हो जाती है। वो लड़की तानी की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें मौसी ने बुलाया है, चलो। तानी आम्रपाली का नाम सुनकर अपना सर हल्का सा हाँ में हिला देती है। फिर वह कमरे का दरवाजा बंद कर उस लड़की के साथ वह से चली जाती है। वह लड़की तानी को सीधा नीचे की तरफ ले जाकर एक बड़े से हॉल में ले आती है। फिर तानी को वहीं रोककर वह आम्रपाली के पास चली जाती है। आम्रपाली उस लड़की की बात सुनकर तानी की तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखती है, जिसे देख उसकी आंखें चमक जाती है। आम्रपाली तानी को इशारा कर अपने पास बुलाती है। तानी आम्रपाली का इशारा देख उसके पास चली जाती है। आम्रपाली तानी के साड़ी के पल्लू से उसका सर ढकते हुए बोली, हमारे परिवार की बहू किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखती। फिर आम्रपाली उस लड़की को कुछ इशारा करती है और तानी के थोड़ा करीब जाकर बोली, जाए आप इनके साथ, इसके आगे ये सब बता देंगी। वो लड़की तानी का हाथ पकड़ उसे वहां से ले जाती है। फिर वह लड़की तानी को स्टेज पर ले जाते हुए भीड़ के बीचों खड़ा कर देती है। तानी जिसका सिर ढका हुआ था, इसलिए उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वह तो बस उस लड़की के निकसे कदम पर चल रही। वही तानी के आसपास काफी सारी लड़कियां खड़ी थी स्टेज पर, जिनमें से एक नैना भी थी। वही सामने ऑडियंस के तौर पर काफी सारे लोग चेहरे पर बैठे हुए थे। उन सभी की आंखें ललचाए हुए नजरों से अपने सामने स्टेज पर खड़ी लड़कियों को देख को घूर रहे थे। तानी को भी उस महफिल में स्टेज में बिल्कुल बीचों बीच खड़ा कर वह लड़की वहां से चली जाती है। तभी एक व्यक्ति बोलता है तो कार्यक्रम शुरू किया जाता है। तानी जिसका चेहरा साड़ी के पल्लू से ढका हुआ था, जब वह उस व्यक्ति की बात सुनती है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही वह अपने सर से इस घूंघट को हटाकर देखे। फिर तानी को पंकज की कही बात याद आती है कि यह मुंबई नगर उसके गांव से बिल्कुल अलग है, इसलिए तानी यह सोचती है, क्या पता यहाँ ऐसे ही मुंह दिखाई होती हो। उसने भी मुंबई में ट्रेन से उतरने के बाद
यहाँ के लोगों का अलग रूप देखा था जो बनारस से काफी अलग था। तानी जो शांत से बीच में खड़ी थी वह अपने मन में पंकज को याद कर रही थी। उसके साथ बिताए हुए पल उसे याद आ रहे थे, कैसे पंकज ने उसे प्रपोज किया था, उनकी शादी, उसका पंकज के साथ मुंबई तक का सफर, सब कुछ कितना अच्छा था। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे वहां बोलियों की शुरुआत होने लगती है। 10:20 तभी वह व्यक्ति जिसने कार्यक्रम को शुरू किया था वह बोला, तो अब आप सभी के सामने पेश किया जाता एक ऐसा नायाब तोहफा जिसके बारे में मैं कुछ भी कहूंगा तो वह भी काम पड़ेगा। वह व्यक्ति तानी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, तो पेश है आपके सामने कोहिनूर की जैसे चमक, हुस्न की परी, हुस्न की मलिका जिसका नाम है मलिशिका। ये कहकर वह व्यक्ति तानी के सर से पल्लू हटा देता है। तानी जो अपने ख्यालों में कहीं गुम, अचानक से उसका पल्लू सर पर से हटने से वह चौंक जाती है। वह अपनी नजरें ऊपर कर सामने की तरफ देखती है जहां बूढ़े जवान हर तरह के, बस चारों तरफ आदमी ही आदमी मौजूद थे जिनकी नजरें सिर्फ तानी के ऊपर थी। तानी उन सभी लोगों की नजरों को अपनी तरफ देख डर जाती है। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगती है कि वह समझ सके आखिर वह लड़की उसे छोड़कर कहाँ गई है। तानी अपने आसपास देखने लगती है जहां उसे अपने आसपास कई लड़कियां नजर आती है जिनमें से कुछ उसकी उम्र की थी तो कुछ उससे बड़ी थी। तानी को ये सब बिल्कुल अजीब लग रहा था। आखिर यह सब हो क्या रहा है। फिर वो व्यक्ति दोबारा बोला, बोलिए कैसा लगा आप सभी को यह नायाब तोहफा, बताइए अपने अपने भाव देखते हैं इस हीरे की असली पहचान कौन करता है। तानी उस व्यक्ति की बात सुनकर चौंक जाती है। मतलब ये सब क्या चल रहा है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए सबसे पहले वह स्टेज से नीचे उतरने के बारे में सोचती है। इसलिए तानी अपने कदम वहां से जाने के लिए बढ़ा देती है। तभी वह व्यक्ति जो उसकी बोली लगा रहा था वह तानी का हाथ पकड़ लेता है। उस व्यक्ति का नाम बिटू था। वो आम्रपाली का खास आदमी था। वही रोज रोज नए नए ग्राहक लेकर आता था इस महफिल के लिए। तानी जब अपने हाथ पर किसी की पकड़ महसूस करती है तो वह पीछे मुड़कर देखती है तो बिटू ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तानी बिटू की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज हमारा हाथ छोड़ दीजिए, हमें वह लड़की गलत जगह छोड़ गई है गलती से। बिटू तानी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, गलत नहीं, तुम बिल्कुल सही जगह हो। तानी बिटू से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, देखिए हम आप लोगों को नहीं जानते, हमें जाने दीजिए यहाँ से, हम आप लोगों को नहीं जानते, हमारे पति हमरा वेट कर रहे होंगे। तानी की बात सुनकर वही महफिल में नीचे बैठे हुए सभी लोग जोर से तानी की तरफ देख हंसने लगते हैं। तानी उन लोगों को खुद के ऊपर हंसते देख कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। आखिर उसने गलत क्या कहा था जो ये लोग उस पर हंस रहे थे। तानी अपना हाथ छुड़ाने लगती है बिटू से, तभी उसकी नजर नैना की तरफ पड़ती है। तानी नैना को आवाज मारते हुए बोली, जी प्लीज इन्हें बोलिए ना कि यह हमें छोड़ दे, आप तो जानती है ना पंकज आने वाले हैं, अगर उन्होंने मुझे ऐसे देख लिए तो वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बिटू तानी की बात सुनकर उसकी नजरों का पीछा करते हुए देखने लगता है जहां नैना दिखाई देती है। बिटू नैना को देखकर तानी का हाथ छोड़ देता है। वहीं तानी बिटू के हाथ छोड़ने के बाद सीधा नैना के पास भाग जाती है। तानी नैना का हाथ पकड़ बोली, जी देखिए ना, वह मौसी ने बोला था कि वह हमारी मुंह दिखाई के लिए, और वह लड़की पता नहीं हमें कहाँ छोड़कर चली गई। हम कहा है आप तो हमें जानती है ना, आप ले चलेंगी ना मुझे पंकज के पास, वह आने वाले होंगे। नैना की आंखों से तानी की बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तानी नैना के आंसू को देखकर बोली, क्या हुआ जीजी, अब रो क्यों रही है। तभी बिटू की पीछे से बोला, हम बताते हैं मलिशिका। तानी बिटू की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है जो तेज कदमों से उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। बिटू तानी के पास आकर बोला, तुम्हारी जीजी इसलिए रो रही है क्योंकि जो तुम पूछ रही है उसका जवाब उनके पास भी नहीं है। तानी बिटू की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप। बिटू तानी की तरफ देख स्माइल करते हुए बोला, अभी पता चल जाएगा। फिर बिटू एक हाथ से तानी की बाजू और वही दूसरे हाथ से नैना का हाथ पकड़ दोनों को खींचते हुए सभी लड़कियों के बीच में लेकर खड़ा कर देता है। वही तानी बिटू के दोबारा उसे इस तरह छूने से उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर बिटू अपने आदमियों को इशारा कर बाकी लड़कियों की जिनकी बोली पहले ही लग चुकी थी उनको वहां से हटने के लिए बोल देता है। अब एक एक करके बाकी लड़कियों को स्टेज से नीचे उतार दिया जाता है। अब वहां सिर्फ तानी नैना और बिटू बचे थे। बिटू अपनी कड़क आवाज में बोला, तो लीजिए आप सभी के सामने हाजिर है इस
महफिल की हुस्न की परियां जिनकी कीमत शुरू होती है 500 से, तो लगाए आप लोग अपनी बोली। लूट लीजिए इन हुस्न की परियों को तानी। बिट्टू की बात सुनकर शौक हो जाती है, मतलब उसकी बोली लगाई जा रही थी, वहीं नीचे बैठे लोगों ने अपने प्राइस बोलने स्टार्ट कर दिए थे। वही तानी उन लोगों की बोलियों को सुनकर उसकी आंखें आंसू से भर चुकी थी। तानी बिट्टू से रोते हुए रिक्वेस्ट करने लगती है वो उसे जाने दे, लेकिन बिट्टू तो अपनी मस्ती में चूर। उसका पूरा ध्यान तो तानी की वजह से बढ़ रही बोलियों का तरफ जो था। तभी सबसे आखिरी बोली लगती है 70,000 की। बिट्टू 70 की बोली को आखिरी बोली घोषित करने ही वाला था, तभी कोई पीछे से बोला 10 लाख। मल्होत्रा इंडस्ट्री 88 मंजिल के सबसे ऊंचे फ्लोर पर एक अलीशान ने केबिन में एक व्यक्ति अपनी मास्टर चेयर पर अपनी आंखें बंद कर अपने सर को उसी चेयर पर टिकाकर आराम से बैठा हुआ है। इस समय पूरी बिल्डिंग खाली थी, सिवाय कुछ लोगों के जो शायद इस कैबिन में बैठे व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे। तभी उस व्यक्ति के केबिन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वह व्यक्ति और कोई नहीं, यश मल्होत्रा था। यश उस आवाज को सुनकर कोई रिस्पांस नहीं करता। काफी देर तक अंदर से कोई रिस्पांस न आने के बाद बाहर खड़ा व्यक्ति अपना फोन निकलकर कुछ मैसेज टाइप करता है। केबिन के अंदर बैठा यश, जिसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। नोटिफिकेशन की आवाज सुनकर यश अपनी आंखें खोल देता है, फिर एक हाथ से अपनी टेबल पर रखे फोन को उठाकर उसे देखने लगता है। फोन पे आई उस नोटिफिकेशन को देख उस यश के चेहरे पर इविल स्माइल आ जाती है। यश अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और अपने हाथ में पकड़े फोन को रोल करते हुए बोला, आखिर शिकार खुद शिकार होने के लिए आ ही गया। यश अपने फोन को अपने पॉकेट में डालकर वहीं ऑफिस टेबल पर रखे शेड्स अपने आंखों पर पहन लेता है और किसी फिल्मी स्टाइल में अपना एक हाथ अपनी पेंट की पॉकेट में डालकर केबिन के गेट की तरफ बढ़ जाता है। ऑफिस के केबिन के बाहर खड़ा शख्स जो मैसेज करने के बाद यश का बाहर आने का इंतजार कर रहा था, वह था यश का खास आदमी अर्जुन रावत, जो उसका पर्सनल असिस्टेंट के साथ साथ उसका पर्सनल बॉडीगार्ड भी था। यश अपने केबिन का गेट खोलकर सीधा वहां से बिना अर्जुन की तरफ देखे अपनी पर्सनल लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है, जिसे सिर्फ यश और अर्जुन ही सिर्फ यूज करते थे। वहीं केबिन के बाहर खड़े अर्जुन को तो पहले से ही यश से कुछ ऐसी ही उम्मीद थी, इसलिए यश के बाहर आने के बाद वह सीधा यश के पीछे उस लिफ्ट के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद यश और अर्जुन सीधा ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे बने पार्किंग हॉल में पहुंचते, जहां यश के पर्सनल गार्ड पहले से ही उसका वहां आने का इंतजार कर रहे थे। सभी वेल सूटेड, सेम यूनिफॉर्म प्लस पर्सनल गन। वहीं यश अपनी मर्सिडीज में जाकर बैठ जाता है और अर्जुन भी यश की गाड़ी के आगे वाला गेट ओपन कर ड्राइवर के साइड वाली सीट पर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में ये गाड़ियां एक एक कार मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बेसमेंट से निकल सड़कों पर दौड़ने लगती है। आम्रपाली का स्वर्ग 10 लाख की बोली सुनकर बिट्टू की आंखें चमक जाती है। जितने लोग वहां मौजूद थे सभी की निगाह उस व्यक्ति की तरफ घूम जाती है जिसने ये बोली लगाई थी। उन लोगों के सामने एक तकरीबन 24 से 25 साल का लड़का खड़ा था, जो दिखने में किसी माफिया की तरह लग रहा था। ब्लैक कलर का 3 पीस सूट, आंखों पर ग्रीन कलर के गगल्स, साथ ही उसके साथ 5-6 लोग भी उसके पीछे खड़े थे, जो दिखने में उसके बॉडीगार्ड लग रहे थे। उन सभी की यूनिफॉर्म एक जैसे थी, जिस पर बाजू और सीने पर लगे लोगों पर SC लिखा हुआ था। उस लड़के की नजरें तो सिर्फ तानी और नैना के चेहरे पर थी, जिसे वह अपनी लालचाई हुई नजरों से देख रहा था और बार बार अपने होठों पर जीभ फेर रहा था। वहीं भीड़ में बैठे कुछ व्यक्ति उसके बारे में आपस में बात करते हुए बोले, अरे ये तो काली उर्फ सम्राट चौहान का खास आदमी है। उसका राइट हैंड कालीचरण मुंबई शहर का छोटा डॉन है। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोला, अरे इसकी तीखी नजरों से आज तक भला कोई लड़की बच पाई है क्या? इसका बॉस सम्राट वो तो एक वैशी ददा है, लड़कियों के मामले में ड्रग्स स्मगलिंग और ना जाने क्या गैरकानूनी काम करता है। वह अब तो भूल जाओ इन हुस्न की परियों को। वही जब बिट्टू अपने सामने काली को देखता है तो वह दौड़कर उसके पास आ जाता है, फिर काली के सामने हाथ जोड़कर बोला, अरे सर, अब आपने तकलीफ क्यों की यहाँ आने की? आप हमें बता देते, हम आपके वही सारा इंतजाम करवा देता। वही काली बिट्टू की बात सुनकर उससे हंसते हुए बोला, अच्छा तो तुम हमारे बॉस से इस कोहिनूर को छुपाना चाहते थे? तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि मुझे कुछ भी नहीं पता चलेगा? तभी तो तुमने हमें खबर भी नहीं होने दी। वही काली की बात सुनकर बिट्टू के पसीने छूटने लगते हैं, उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है। वो लड़खड़ाती हुई जुबान से बोला, क्या कह रहे हैं आप सरकार? यहाँ आने वाली हर
हुस्न की पारी पर सबसे पहले आपके बॉस का ही अधिकार है, ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। एक आप ही तो है, आपकी की वजह से हमारा खर्चा पानी चलता है सरकार। वही काली बिटू की बात सुनकर उसके माथे पर बंदूक पॉइंट करते हुए बोला, अच्छा तब फिर आज तो तुमने हमें नहीं बुलाया था, बोलो क्या जवाब है तुम्हारे पास इसका? तुमने क्या सोचा बाड़ी में कोई नया माल आएगा और बॉस को पता भी नहीं चलेगा? काली अपने दांत पिसते हुए बिटू से कहता है। बिटू अपने सामने बंदूक को देख डर जाता है। घबराहट और डर के मारे वह पसीने में भीगते जा रहा था। अगर उसने जल्द कुछ नहीं सोचा तो फिर उसका सर और काली की बंदूक बिटू अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए कुछ सोचने लगता है। फिर वह अपनी डरती हुई जुबान में बोला, जी हाँ सरकार, यह आज ही आई है यहाँ, हम तो बस एक ट्रायल कर रहे थे कि इसकी कीमत कहाँ तक जाती है, और अभी तो इसे काफी कुछ सिखाना भी तो है। ये गांव की चोरी है, इसे अभी कुछ भी नहीं आता कि लोगों को खुश कैसे रखना है। बस आप टेंशन मत लीजिए, अब जब सरकार ने इसे खुद याद किया है तो बस समझ लीजिए कि यह आपकी ही है। अब तो इसकी ट्रेनिंग बॉस की बाहों में होगी, आप बस इंतजार कीजिए, मैं इसे समझा बुझाकर अभी भेजता हूँ आपके साथ। आप तो जानते हैं नया माल है तो बस थोड़ा तो टाइम लगेगा। काली बिटू के माथे पर से बंदूक हटाते हुए बोला, ठीक है लेकिन यह एक नहीं, मुझे ये दोनों चाहिए। बिटू काली की बात सुनकर स्टेज की तरफ देखने लगता है जहां नैना और तानी दोनों डरी सहमी सी खड़ी थी और उनकी तरफ ही देख रही थी। बिटू नैना को देख थोड़ा घबरा जाता है। आज ही दोपहर में मोंटी ने जो भी उसके साथ किया था, उसके बाद नैना की हालत ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी कि वो काली को झेल पाए, क्योंकि काली नैना को खुद के लिए मान रहा था। बिटू कुछ सोचते हुए अपनी दबी हुई जुबान से बोला, सरकार पर यह नैना, यह अभी सही नहीं है आपके लिए, आप कहे तो मैं कोई और। बिटू इसके आगे कुछ बोलने से पहले हे काली बिटू की बात बीच में काटते हुए उसके शर्ट के कॉलर पकड़ लेता है। फिर अपनी डरावनी आवाज में उससे कहता है, अब तू मुझे सिखाएगा क्या सही और क्या नहीं? अब हम तुमसे पूछकर फैसले लेंगे, बोलो तुम्हारी तो। वहीं स्टेज पर खड़ी तानी और नैना दोनों को ही बिटू की बात सुनकर डर लग रहा था। नैना जिसके मन में काली के आने के बाद और डर बैठ गया था, अब उसे तानी के लिए और ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि सम्राट एक ऐसा इंसान या हवस का पुजारी था जो अपने सामने वाले इंसान को नोच देता है पूरी तरह। उसे एक बात तो कम से कम वो लड़की एक हफ्ते तक बिस्तर से उठने की हालत में नहीं रहती। उसकी दरिंदगी के निशान सामने वाले इंसान के जिस्म को छल्ली छल्ली कर देते हैं। और फिर एक बार नैना की तरह आज सम्राट की नजर तानी पर पड़ चुकी थी। वही तानी यहाँ का नजारा देख रोए जा रही थी। वह तो बस पंकज को याद कर रही थी, कहाँ हो पंकज, तुम प्लीज आ जाओ यहाँ। बिटू काली की गुस्से से भरी डरावनी आवाज सुनकर डर जाता है। वो उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ उसके मन में जो आया वह बोलता चला गया। काली बोला, मुझे माफ कर दीजिए सरकार, मैं कौन होता हूँ आपको मना करने वाला? बस ये कहना चाह रहा थी कि अभी कुछ दिन से इसकी तबीयत सही नहीं, तभी बस इसलिए मैंने आपको मन किया। अगर आप इसे चाहते हैं तो ये भी जरूर जाएगी। अब बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं अभी सारा इंतजाम किए देता हूँ। तभी कोई पीछे से अपनी कड़क आवाज में बोला, छोड़ दो उसे, तुम जैसा चाहते हो वैसा हो जाएगा। काली उस आवाज को सुनकर बिटू के कॉलर को छोड़ उसे उसके आदमियों की तरफ धक्का दे देता है। यह आवाज और किसी की नहीं, आम्रपाली की थी, जिसके कानों तक काली के आने की खबर पहुंच चुकी थी। आम्रपाली अच्छे से जानती थी कि काली के गुस्से को सिर्फ आम्रपाली ही डील कर सकती थी। स्टेज पर अपना सर झुकाए तानी खुद को अपने पल्लू से कवर कर रही है। जैसे तानी के कानों में वह आवाज पड़ती है तो उसके मुंह से निकलता है मौसी। वह अपनी नम आंखों से सामने की तरफ देखने लगती है, जहां सामने से आम्रपाली मोंटी के साथ इस हाल के अंदर आ रही थी। तानी को उम्मीद थी कि मौसी को जब से सब पता चलेगा वह किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई उनके घर की बहू के साथ यह सब करने की? तानी आम्रपाली को देख स्टेज से उतरने के लिए अपना कदम बढ़ा देती है कि तभी नैना तानी का हाथ पकड़ लेती है। तानी जो अपने हाथ पर किसी की पकड़ महसूस करती है तो वह पीछे मुड़कर देखती है। तानी का हाथ नैना ने पकड़ा हुआ था। तानी नैना से बोली, हमें जाने दीजिए प्लीज, देखिए हम नहीं जानते यहाँ ये सब क्या चल रहा है, लेकिन ये सब देखकर मुझे ये समझ आ गया है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे मौसी से बात करनी है, वह मुझे पंकज के पास ले जाएंगी। वहीं नैना की आंखों में जो आंसू थे वह अब बाहर निकलने लगे थे। नैना तानी का हाथ पकड़े पकड़े अपना सरना में हिलाकर उसे वहां उन लोगों के बीच में जाने के लिए मना कर रही थी। आम्रपाली बिटू की
तरफ देखते हुए उसे लताड़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इन्हें मना करने की, क्या जानते नहीं तुम जिस चीज पर इनकी मोहर लग गई तो वह चीज इनकी हो गई, जाओ अब यहाँ से हमारा मुंह क्या देख रहे हो, तैयार करो इन्हें। वही तानी जो नैना से अपना हाथ छोड़ने की उससे रोते हुए रिक्वेस्ट कर रही थी कि नैना जी जी प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए। वहीं जब तानी के कानों में आम्रपाली के ये शब्द पड़ते हैं तो वह शॉकर हो जाती है। तानी अपना फेस टर्न कर आम्रपाली की तरफ देखने लगती है जो उसे उस आदमी के साथ भेजने के लिए कह रही थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे की बहू को ऐसे कैसे किसी भी गैर मर्द को ले जाने के लिए बोल सकती थी। आखिर पंकज की मौसी थी वह, वही नैना तानिका का आम्रपाली पर विश्वास टूटते देख वह समझ जाती है इस समय तानी की हालत कैसी थी। लेकिन इस समय उन दोनों को सहारा देने के लिए वहां कोई भी मौजूद नहीं था। बिट्टू को डांट लगाने के बाद आम्रपाली काली की तरफ देखते हुए बोली, माफ कर दीजिए सरकार, ये साला अभी आपको अच्छे से पहचानता नहीं है ना, बस इसलिए क्योंकि पहले तो आपकी एक आवाज पर आपके लिए आपके ठिकाने पर ही सारा इंतजाम करवा दिया जाता था और आज आपको यहाँ खुद आना पड़ा, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। आप तो हमारे लिए खास है, आप अंदर चलिए, ये बस अभी आया इनको लेकर। काली आम्रपाली से कुछ नहीं कहता वह वहां से पीछे मुड़कर वहां से जाते हुए अपनी भयानक आवाज में बोला, 15 मिनट है बस तुम्हारे पास। फिर काली वहां से अपने आदमियों के साथ उस बाड़ी से बाहर की तरफ चला जाता है। वहीं काली के जाने के बाद आम्रपाली पहले तो गहरी सांस लेती है, फिर बिट्टू की तरफ बढ़कर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। आम्रपाली बिट्टू को गुस्से से घूरते हुए कहती है, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसे मना करने की कि वो एक शेर है, समझा तू, और शेर अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता। वहीं बिट्टू आम्रपाली के इस तरह सबके सामने थप्पड़ मारने के बाद उसे आम्रपाली पर काफी गुस्सा आ रहा। गुस्से की वजह से उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। आम्रपाली जो बिट्टू को गुस्से से घूर रही थी वह उसकी लाल आंखों की तरफ देखते हुए बोली, तू मुझे अपनी इन लाल आंखों से डराने की कोशिश कर रहा है, तुझे क्या लगता है अगर आज मैं बीच में नहीं आती तो ये काली तुझे छोड़ देता, ब्लक की तेरी बोटी बोटी कर कुत्तों के सामने डाल देता, समझा तू। और आज की इस हरकत के बारे में अगर मालकिन को पता चल गया ना तो तू ये सोच वह तेरा क्या हाल करेगी। अब मुझे अपनी इन लाल आंखों से डरना बंद कर और ले जाकर इन दोनों को उसके पास छोड़ा, नहीं तो वह यहाँ जितनी देर रुकेगा ना जाने कौन सा दूसरा तूफान ले आए। बिट्टू आम्रपाली की बात सुनकर वहां से सीधे स्टेज की तरफ बढ़ जाता है। वही तानी और नैना दोनों के ही हाथ पैर फूलने लगे थे, उन दोनों का ही बॉडी कांपने लगी थी। बिट्टू सीधा तानी और नैना के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वही उसके आंखों में इस समय जो गुस्सा था वह अपना सारा का सारा गुस्सा तानी और नैना की बाजुओं को कसकर पकड़ उनके ऊपर निकालते हुए उन्हें जबरदस्ती स्टेज से खींचकर नीचे लाने लगता है। वही तानी और नैना दोनों ही इस तरह बिट्टू के पकड़ने से वह दर्द में कराने लगती है, दोनों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आज दोपहर में ही मोंटी के दिए दर्द से नैना अभी तक उभर भी नहीं पाई थी कि अब बिट्टू ने अपना सारा का सारा गुस्सा उसके पहले के दिए जख्मों पर उतार दिया था। बिट्टू दोनों को खींचते हुए आम्रपाली के सामने लाकर खड़ा कर देता है। वही तानी जो अब तक बिट्टू से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बिट्टू ने तानी का हाथ कुछ इस तरह पकड़ा था कि उसके हाथ में उसके नाखून भी चुभ रहे थे। तानी जैसे ही अपने सामने आम्रपाली को देखती है तो वह उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। तानी आम्रपाली से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, मौसी देखिए ना, ये लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ये लोग हमरा सौदा कर रहे हैं, आप इन्हें समझाइए ना, हम ऐसी वैसी लड़की नहीं, हम आपकी बहू है, आपके बेटे पंकज की बीवी है, हम आपको तो पता है ना पंकज आने वाले हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, आप इन्हें समझाइए ना, ये लोग हमें छोड़ दे। वही आम्रपाली तानी की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। आम्रपाली तानी की चिन्ह को पकड़ बोली, मेरी प्यारी बहू, क्या तुझे अभी तक समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा है और इस समय तू कहाँ है? अरे तू मेरी सोने की मुर्गी है, मुझे नहीं पता था तेरे भाव इतने बढ़ जाएंगे, वरना मैं भला तुझे क्यों इन छछंदरों के सामने क्यों पेश करती, उल्टा मैं तो तुझे डायरेक्ट वही भिजवा देती जहां तेरी असली कीमत मिलती। मेरी रानी आम्रपाली की बात सुनकर तानी की आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगते हैं। तानी आम्रपाली के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, मौसी आप ये सब ऐसे क्यों बोल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बस हमें यहाँ से ले चलिए, ये लोग बहुत
गंदे हैं, हमें नहीं करनी कोई मोह दिखाएं। हमें बस पंकज के पास जाना है। तानी रोते रोते वही जमीन पर बैठ जाती है और अपना सर अपने घुटनों पर हाथ रख उसमें छिपा कर रोते हुए बोली, प्लीज मौसी, पंकज को बुला दीजिए, हमें यहाँ नहीं रहना, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। वही आम्रपाली तानी को ऐसे देख मुस्कुराते हुए बोली, हम तुम यहाँ से जरूर जाओगी मेरी प्यारी बहू, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, लेकिन जहाँ तुम्हारी सही जगह है तुम वही जाओगी, समझी तुम। तानी जो जमीन पर बैठ बैठे अपना सर छिपाए बस रोए जा रही थी, वह आम्रपाली की जाने वाली बात सुनकर अपना सर ऊपर कर उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगती है, लेकिन आम्रपाली के आगे शब्द सुनकर उसका दिल टूट जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था पंकज, जिन्हें बिल्कुल अपनी मां की तरह मानता था, वह पंकज के जाने के बाद उसके साथ यह सब कर रही थी, उसके जीवन का सौदा अदा कर रही थी। यह सब सोचकर तानी के आंसू और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं आम्रपाली फिर एक बार नैना की तरफ देखती है, जो अपना सर झुकाए रोए जा रही थी। वही अपने दूसरे हाथ से अपनी बाजू छुड़ाने की कोशिश कर रही थी बिटू से। तभी आम्रपाली अपने चेहरे की हंसी गायब कर अपनी कड़क आवाज में मोंटी की तरफ देखते हुए बोली, अब यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ उठाकर ले जाओ इन सोने की चिड़ियों को, उठाकर फेंकाओ उनकी गोद में। आम्रपाली की बात सुनकर मोंटी सीधा तानी के सामने आकर खड़ा हो जाता है, फिर उसके बालों को पीछे से पकड़ खींचते हुए उसे खड़ा करने लगता है। वहीं तानी की एक चीख निकल जाती है दर्द से। तानी की ऐसे हालत देख वहां खड़ी लड़कियों का दिल पसीज जाता है। आखिरकार सबने ही कभी ना कभी मोंटी की इस दरिंदगी को कभी ना कभी झेला ही था। तानी दर्द से कहते हुए अपनी जगह पर खड़ी होने लगती है, वहीं रोते हुए फिर एक बार उम्मीद भरी नजरों से तानी आम्रपाली की तरफ देखने लगती है। लेकिन उसे क्या पता था, आम्रपाली का तो ये धंधा ही था। अगर उसका दिल में दर्द होता इन लड़कियों की ऐसे हालत देख, तो उसका धंधा चलता है कैसे। बिटू नैना का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए अपने साथ वहां से लेकर निकल जाता है। वही मोंटी तानी के बालों को खींचते हुए उसे वहां से ले जाने लगता है। तभी आम्रपाली बीच में बोलती है, माना कि तू जानवर है, तुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तू अभी इस सोने की चिड़िया की शक्ल क्यों बिगड़ रहा है। अरे जरा तमीज से ले जा इस सोना देने वाली मुर्गी को, इसके दर्द दो, लेकिन इसके इस शरीर पर आंच ना पाने पाए। आखिर लोग इसकी इस खूबसूरती के ही तो दीवाने हैं। अगर तेरे जानवर पान के निशान इसके शरीर पर पड़ गए ना, इसके भाव गिरते देर नहीं लगेगी। अभी तो हमें इससे बहुत कामना है। मोंटी आम्रपाली की बात सुनकर पहले तो पीछे मुड़कर आम्रपाली की तरफ गुस्से से देखता है, जो अपनी बात कहने के बाद मुस्कुरा रही थी। वही मोंटी की वह गुस्से से भरी लाल आंखें आम्रपाली को घूरने लगती है। आम्रपाली मोंटी को देख मुस्कुराते हुए अपनी डिबिया से एक पान निकलकर अपने मुंह में डाल लेती है और पान को डालने के बाद अलग अलग एक्सप्रेशन बनाते हुए बोली, जा अब यह अपनी इन लाल आंखों से मुझे ही डराता रहेगा। आम्रपाली और मोंटी का रिश्ता दुनिया वालों की नजर में मालकिन और बॉडीगार्ड का था, तो वही एक बंद कमरे के अंदर उनका ये रिश्ता दोनों का एक दूसरे की जिस्मों की चाहत का था। आम्रपाली की उम्र भी 40 के आसपास थी, लेकिन उसकी जवानी और उसकी खूबसूरती अभी भी न जाने कितने लोगों को अपना दीवाना बना सकती थी। मोंटी आम्रपाली की बात सुनकर तानी के बालों को छोड़कर उसको अपनी कमर पर उठाकर उस हाल से बाहर की तरफ निकल जाता है। वही तानी, जिसका फेस इस समय पीछे की तरफ था, वह आम्रपाली की तरफ देख जोर से चिल्लाते हुए बोली, मौसी हमें बचा लीजिए, हमें नहीं जाना इनके साथ। आम्रपाली की इन तंग गलियों के बाहर मेन रोड पर 3 ब्लैक कलर जॉगा खड़ी थी। उनमें से ही बीच में खड़ी कार से टेक लगाए काली खड़ा था, जिसकी नजर इस समय सामने से आ रही नैना पर, जिसे बिटू खींचते हुए उसके पास ला रहा था। नैना जिसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, उसमें उसका ये जिस्म आम्रपियो की रंगीन लाइट की वजह से और चमक रहा था। इस समय तानी और नैना जहां जहां से निकल रहे, सबकी की ललचाई हुई नजरें उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। नैना का स्वाद तो काफी लोग चख चुके थे, लेकिन फिर भी नैना के हुस्न में ऐसा तेज था कि इंसान ना चाहकर भी खुद को इनसे दूर रख ही नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बिटू या मोनंटी के सामने अपनी इस ख्वाहिश को रख सके। बिटू नैना को खींचते हुए सीधा लाकर काली के सामने खड़ा कर देता है। वही काली फिर एक बार चश्मे के पीछे छिपी उन ललचाई हुए आंखों से नैना को ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, फिर झट से नैना का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेता है। काली नैना को अपनी तरफ खींचने के बाद कभी उसके चेहरे को टच करता तो कभी उसकी कमर को टच करता। वही नैना काली के इस टच को बर्दाश्त नहीं कर पा रही
थी, लेकिन वह कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, इसलिए वह शांति से अपना सर झुकाकर वहीं खड़ी थी और काली को उसके मन की करने दे रही थी। तभी वहां मोंटी भी आ जाता है और तानी को अपने कंधे से उतर काली के सामने करते हुए बोला, ये लो, ले जाओ इनको। काली मोंटी की बात सुनकर अपने एक आदमी की तरफ इशारा कर तानी को गाड़ी में बिठाने के लिए बोलता है। वह आदमी तानी का हाथ पकड़ उसे सबसे आगे खड़ी गाड़ी की तरफ ले जाने लगता है। वही तानी उससे रोते हुए रिक्वेस्ट करते हुए बोली, देखिए हमारी बात सुनिए, आप हमारे भाई जैसे, प्लीज आप तो हमें जाने दीजिए, हमारे पति हमारा वेट कर रहे होंगे, प्लीज हमें जाने दीजिए। वही वह आदमी तानी की बात सुनकर हंसने लगता है। फिर वो तानी को गाड़ी के सामने लाकर उसका गाड़ी का गेट खोलकर खड़ा हो जाता है और फिर तानी की तरफ हंसते हुए बोला, बैठ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे पति के पास ही तो ले जा रहे हैं, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? हमारे बॉस आज तुम्हें इतना खुश कर देंगे कि उसके बाद तुम अपने पति को भी भूल जाओगी। तानी उस बॉडीगार्ड की हंसी और उसकी बात सुनकर डर जाती है। वह अपनी नजरें इधर उधर करके देखने लगती है, जहां सिर्फ उसे नशे में धुत लोग ही नजर आ रहे थे, जो उसे अपनी गंदी निगाह से घूर रहे थे। यह इलाका भीड़ से भरा हुआ था, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं था कि जो उसकी हेल्प करे। तानी कुछ सोचकर गाड़ी के अंदर बैठने के लिए दरवाजा पकड़ लेती है और फिर पूरी ताकत के साथ उस दरवाजे को उस आदमी की तरफ कर देती है, जिससे वह दरवाजा का हैंडल सीधा उस बॉडीगार्ड के हाथ पर बहुत जोर लगता है, जिससे वह गुस्से से चिल्लाता है, साली। लेकिन तब तक तानी वहां से भाग चुकी। उस गार्ड की आवाज सुन सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं। तभी उन्हें कुछ ही दूरी पर तानी नजर आती है। वही मोंटी तानी को ऐसे भागते देख बिना किसी से कुछ कहे सीधे उसके पीछे भाग जाता है। वही काली, जो इस समय भी बिना किसी परवाह के नैना के जिस्म से खेल रहा था, वो बोला, स्टूपिड गर्ल, प्यार से समझती नहीं ना, लेकिन तुम भाग कर जाओगी कहाँ? तुम जितना लेट करोगी बॉस उतना ही तुम्हें दर्द देंगे। एक बार फिर काली नैना के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए उससे बोलता है, क्यों? सही कहा, ना जाने मन। इतना कहने के बाद काली नैना का हाथ पकड़ उसे उसी गाड़ी के गेट की तरफ ले जाता है और फिर वह अपनी गाड़ी का गेट खोल उसके अंदर बैठ जाता है और गेट के बाहर खड़ी नैना का हाथ पकड़ उसे भी गाड़ी के अंदर खींच लेता है। काली का आई बॉडीगार्ड उस गाड़ी का गेट बंद कर देता है। वहीं पास में खड़ा बिट्टू काली की गाड़ी के आगे वाली यानी ड्राइवर के बगल वाली सीट के पास वाला दरवाजा खोलने लगता है। तभी वह गार्ड जिसने उस गाड़ी के पास का गेट बंद किया था, वह बिट्टू को रोकते हुए बोला, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, बॉस अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इसलिए तुम इस गाड़ी में नहीं बल्कि पीछे वाली गाड़ी में आओगे। बिट्टू उस गार्ड की बात सुनकर एक नजर काली के गाड़ी के बंद शीशे की तरफ देखता है, फिर वह वहां से पीछे वाली गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाता है। बिट्टू के बैठने के बाद सारे गार्ड्स भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ तानी, जो बिना पीछे मुड़े अपने शरीर की पूरी ताकत के साथ उतनी ही तेजी से आगे की तरफ भागे जा रही, यह सोचकर कि अगर आज वह यहाँ से नहीं भागी तो पता नहीं फिर शायद अपने पति पंकज से फिर कभी नहीं मिल पाएगी। वहीं दूसरी तरफ मोंटी, जो तानी से ही कुछ ही दूरी पर था, वह भी इस समय काफी गुस्से में था। अगर आज तानी उसके हाथ आ जाती तो पता नहीं मोंटी क्या करेगा। आम्रपाली ऐसे ही थोड़ी ही मोंटी को जानवर कहती थी, उसके पास तो दिल ही नहीं था, तो बस गुस्सा था, जो किसी के दिए धोखे के बाद अब नासूर बन चुका था। उसके इस धोखे ने उसे इंसान से जानवर बना दिया था। तानी, जो भागते भागते उस इलाके से निकल सीधा मेन रोड पर आ जाती है, जहां दो रास्ते थे और दोनों ही रास्तों पर गाड़ियां फुल स्पीड के साथ दौड़ रही थी। तानी, जो मुंबई की सड़कों पर तेजी से दौड़ रही गाड़ी की लाइट को देखकर वह घबरा जाती है। अब यहाँ से वह कहाँ जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतनी भीड़ उसने अपने बनारस के शहर में कभी नहीं देखी थी। तानी एक नजर पीछे मुड़कर देखती है, जहां से मोंटी आ रहा था अपनी फुल स्पीड में उसकी तरफ। तानी यह देख और डर जाती है। तानी मोंटी को अपने पीछे देख बोली, नहीं, हम इन लोगों के हाथ नहीं लग सकते, ये सभी लोग बहुत बुरे हैं। तानी खुद में ही बड़बड़ाते हुए अपना सर में नामे हिलाते हुए अपने आंसू से भरी आंखों से रोड की तरफ देखने लगती है, जहां गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ रही थी। तानी अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए बिना कुछ सोचे समझे वह सीधा रोड क्रॉस करने लगती है। तानी, जो भागकर रोड के बीचों बीच ही पहुंच गई थी कि तभी उसके चेहरे पर सामने से आ रही गाड़ी की रोशनी पड़ती है, जिसे देख तानी के कदम रुक से जाते हैं। उस गाड़ी की स्पीड देख तानी कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी वो कहाँ जाए।
उसके पैर तो जैसे जम से गए थे कि तभी वह गाड़ी वाला आदमी एकदम से इंस्टेंट ब्रेक लगता है। वह गाड़ी तानी से बस कुछ ही सेंटीमीटर की दूरी पर आकर रुक जाती है। तानी को रोड को ऐसे बीचों बीच रुकते देख वो गाड़ी वाला व्यक्ति गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए गाड़ी से अपना सर बाहर की तरफ हल्का सा निकाल तानी की तरफ देख गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, अरे तुझे मेरी ही गाड़ी मिली है मरने के लिए क्या, चल चल भाग यहाँ से कहीं और जाकर मर। तानी जो अभी थोड़ी देर के लिए शौक में चल गई थी, उस व्यक्ति के हॉर्न बजाने से वह होश में आ जाती है और उसकी बात सुनकर अपना सर हल्का सा नीचे झुकाकर माफी मांगते हुए फिर से आगे की तरफ भाग जाती है। वही मोनेंटी जिसने तानी को ऐसे रोड क्रॉस करते देख लिया था, वो अपनी मुट्ठी खसते हुए गुस्से से बोला, साली बस एक बार आजा तू पकड़ में, फिर बताता हूँ मैं तुझे। बहुत गर्मी है ना तेरे इस शरीर में, तेरी सारी की सारी गर्मी उतार दूंगा कल तो तू वापस बाड़ी में आएगी, तब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। इतना कहकर मोंटी फिर अपनी पॉकेट से फोन निकलता है और किसी का नंबर डायल करता है। दूसरी तरफ से नंबर रिसीव होने के बाद उधर से एक व्यक्ति बोला, बोलो मोंटी भाई कैसे याद किया। मोंटी उससे कहता है, एक लड़की आ रही है खोली की तरफ, रेड कलर की साड़ी में, रंग गोरा, कद 5-2 इंच, दबोच ले उसे, वह रोड क्रॉस कर उसी गली में आएगी, मैं आता हूँ तब तक। इतना कहकर मोंटी फोन रख देता है और वह भी रोड क्रॉस करने लगता है। वही तानी इस तरफ की रोड क्रॉस कर दूसरी तरफ की रोड क्रॉस कर फुटपाथ तक पहुंचने से पहले ही तानी के कदम लखड़ा जाते हैं और वही मुंह के बल सड़क पर गिर जाती है। गिरने की वजह से तानी के हाथों और घुटनों पर उसके चोट लग जाती है। तानी दर्द की वजह से करहाते हुए अपना सर हल्के से ऊपर कर अपने इधर उधर देखने लगती है। तानी किसी तरह अपने पैरों को घसीटे हुए आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वह किसी तरह से वही रोड पर उठकर बैठ जाती है और अपने हाथों में गिरने की वजह से लगे जख्मों की तरफ देखते हुए बोली, पंकज तुम कहाँ हो, आ जाओ ना हमारे पास, देखो ना तुम्हारे इस मुंबई शहर ने हमारी क्या हालत कर दी है। हम किस पर विश्वास करें किस पर नहीं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी मौसी तुम्हें धोखा दे रही है। तभी फिर एक बार पाखी के मुंह पर तेज रफ्तार से उसकी तरफ आ रही गाड़ी की रोशनी पड़ती है, जिससे देख तानी की आंखें चौंधिया जाती है। तानी अपनी आंखों के सामने अपना हाथ रख उस रोशनी की तरफ देखने लगती है। सामने से आ रही गाड़ी को देख तानी जोर से चिल्लाती है, गाड़ी नहीं। तानी खुद को संभालते हुए उठने की कोशिश करने लगती है, लेकिन गिरने के बाद अब उसके पैर भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। वह बिल्कुल भी उठ नहीं पा रही थी। वहीं वह गाड़ी तानी की तरफ हॉर्न देते हुए तेजी से बढ़ती चली आ रही थी। अब वह गाड़ी तानी के बहुत करीब पहुंच जाती है। तानी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है कि तभी गाड़ी में बैठा व्यक्ति एकदम से ब्रेक लगता है। वह गाड़ी और किसी की नहीं बल्कि यश मल्होत्रा की थी, जिसे यश का ड्राइवर चला रहा था और अर्जुन उसके साइड में बैठे हुए उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था। काफी हॉर्न बजाने के बाद भी जब तानी गाड़ी के सामने से नहीं हटती, तो अर्जुन ड्राइवर को इशारा कर उसे इंस्टेंट ब्रेक लगाने के लिए बोलता है, जिसकी वजह कार की बैक सीट पर बैठा यश, जो अपनी आईज क्लोज कर कार की सीट पर आराम से बैठा हुआ था, वो गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। वही अर्जुन यश की गुस्से से भरी आवाज सुन बोला, सॉरी सर, वो कार के सामने सड़क पर एक लड़की बैठी हुई है। काफी हॉर्न बजाने के बाद भी वो हटी नहीं रही। यश अर्जुन की बात सुनकर गुस्से से बोला, व्हाट द हेल, रिमूव हर फ्रॉम हियर। यश की बात सुनकर अर्जुन ड्राइवर को इशारा करता है। ड्राइवर अर्जुन का इशारा देख अपना सर हाँ में हिला देता है। फिर वह गाड़ी से बाहर उतर जाता है। फिर गाड़ी के सामने बैठी तानी के पास जाकर बोला, मिस आप ठीक तो है ना। वही तानी जिसके चेहरे पर रोशनी के कारण अपने सर ऊपर कर अपने चेहरे के सामने से हाथ हटाकर उसकी तरफ देखती है। वही ड्राइवर एक बार दोबारा अपनी बात रिपीट करते हुए बोला, क्या आपको हेल्प चाहिए, आप कहे तो मैं आपको रोड के साइड पर छोड़ देता हूँ। तानी ड्राइवर की बात सुनकर अपना सर हल्का सा हाँ में हिला देती है। ड्राइवर अपना हाथ तानी की तरफ बढ़ाकर तानी को सहारा देते हुए उठाने लगता है। वही तानी अपना एक हाथ ड्राइवर के हाथ में दे देती है और दूसरा अपने आइज के आगे कर लेती है, क्योंकि तानी को गाड़ी की हेडलाइट की वजह से काफी दिक्कत हो रही। ड्राइवर तानी की हेल्प करते हुए उसे रोड के साइड में बने फुटपाथ पर खड़ा कर देता है। तानी ड्राइवर की तरफ देख अपना सर हल्का सा झुकाकर धन्यवाद बोल देती है। वही ड्राइवर तानी को छोड़कर जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। वही गाड़ी में बैठा अर्जुन, जिसकी नजर तानी पर थी, वह खुद से
बात करते हुए बोला, लगता है ये लड़की काफी डर चुकी है, अगर सही टाइम पर ब्रेक ना लगाए होते तो पता नहीं क्या होता, और न जाने मुझे इसे देख ऐसा क्यों लग रहा है कि यह लड़की काफी दर्द में है। वही गाड़ी की बैक सीट पर बैठा यश अपनी कड़क आवाज में उसे कहता है, अच्छा तुम्हें बहुत पता है उसके बारे में, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपनी जॉब से रिजाइन देकर लोगों के दुख दर्द बांटने के काम ही शुरू कर दो, कैसे रहेगा यह। वही अर्जुन यश की बात सुनकर झेप जाता है। वह यश की बात का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि शांति से बैठ जाता है, क्योंकि यश का कोई भरोसा नहीं कब वो मजाक करता है और कब वो गुस्से में होता। उसके एक्सप्रेशन एक एक सेकंड में बदल जाते हैं। ड्राइवर भी यश के गुस्से को भांपते हुए जल्दी से कार स्टार्ट कर देता है। कार तानी के सामने से निकलने लगती है। वही तभी यश अपनी हल्की सी नजरें ऊपर कर एक नजर तानी की तरफ देखता है, जो अब वहीं लगे पेड़ से टिक कर अपना फेस दूसरी तरफ कर खड़ी थी, जिस वजह से यश तानी का चेहरा नहीं देख पाता। वहीं यश की गाड़ी वहां से आगे बढ़ जाती है और तानी जो पेड़ का सहारा लेकर खड़ी थी, वह अब धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़कर देखती है, उस गली की तरफ जहां से वह भाग कर आई थी। कि तभी उसे सामने से मोंटी रोड क्रॉस करते हुए दिखाई देता है। तानी मोंटी को अपने पीछे देख डर जाती है। तानी फिर से किसी तरह अपने पैरों को घसीटते हुए आगे वाली गली के अंदर जाने लगती है, ताकि मोंटी उसे ना ढूंढ पाए। लेकिन तभी कोई पीछे से तानी के हाथ को पकड़ उसे रोक लेता है। तानी अपने हाथ पर किसी की पकड़ महसूस होने के बाद पीछे की तरफ मुड़कर देखती है, जहां एक 17 साल के लड़के ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। दिखने में वह लड़का बिल्कुल टपोरी की तरह लग रहा था। वहीं उसके दूसरे हाथ में एक धारदार चाकू भी पकड़ा हुआ था। तानी उस लड़के के हाथ में चाकू देख डर जाती है। तानी फिर थोड़ी हिम्मत कर उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, भाई प्लीज हमें छोड़ दीजिए, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं वह लड़का तानी की बात सुनकर उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन न में हिलाने लगता है। वहीं तानी उस लड़के की न सुनकर जबरदस्ती उससे अपना हाथ छुड़वाने लगती है, लेकिन उस 17 साल के लड़के की पकड़ इतनी मजबूत थी कि तानी उससे अपना हाथ नहीं छुड़ा नहीं पा रही थी। कि तभी वहां पर मोंटी आ जाता है। तानी मोंटी को अपने सामने देख डर से कांपने लगती है। वह 17 साल का लड़का मोंटी की तरफ देखते हुए बोला, देखा दादा, कर दिया ना मैंने आपका काम, अब तो मेरी पार्टी बनती है ना। मोंटी उस लड़के की बात सुनकर अपनी पॉकेट से 500 का नोट निकल उस लड़के को दे देता है और उसे वहां से जाने के लिए बोल देता है। वही तानी उस लड़के के जाने के बाद मोंटी की तरफ देखती है, जिसकी आंखें इस समय पूरी तरह लाल थी। तानी अपने कदम धीरे धीरे पीछे की तरफ लेकर जल्दी से मुड़कर वहां से भागने की कोशिश करती है। तानी अपने कदम धीरे धीरे पीछे की तरफ लेकर जल्दी से मुड़कर वहां से भागने की कोशिश करती है। कि तभी मोंटी तानी के बालों को पीछे से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। फिर मोंटी तानी को अपनी तरफ घुमाकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार देता है। थप्पड़ लगने के बाद तानी वही जमीन पर मुंह के बल गिर जाती है और वही जमीन पर पड़ी हुए दर्द से कराने लगती है। वही मोंटी तानी के हाथ पर अपना पैर रखते हुए उसके हाथ को मसलते हुए बोला, साली इतना भगाया तूने, तू कल आ वापस, तेरी सारी चर्बी मैं कल उतरूंगा। मोंटी के इस तरह करने से तानी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा, उसके आंसू बहे जा रहे थे। वह जोर से दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन मोंटी जैसे पत्थर दिल इंसान को कहाँ फर्क पड़ने वाला था। वह तानी के हाथ को तब तक इसी तरह जमीन पर मसालता रहा जब तक तानी बेहोश नहीं हो गई। तभी अचानक से मोंटी का फोन रिंग करता है। मोंटी अपनी पॉकेट से फोन बाहर निकाल फोन पिक कर लेता है। फोन के दूसरी तरफ बिटू था। बिटू मोंटी से बोला, बस कर, अब उसे मार डालेगा क्या, भूल गया क्या तेरी छमक छल्लों ने क्या कहा था कि इसके शरीर पर एक भी जख्म नहीं आना चाहिए, समझा, तू चल ले आ अब इसे गली से बाहर। मोंटी गुस्से से फोन कट कर देता है। फिर तानी को जमीन से उठाकर गाली के बाहर मेन रोड में लेकर आ जाता है, जहां बिटू पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। बिटू जिस गाड़ी में था उसका बैक डोर ओपन कर देता है। वहीं मोंटी तानी को किसी सामान की तरह कार की बैक सीट पर पटक देता है और फिर बिना बिटू से कुछ कहे वहां से निकल जाता है। बिटू बैक सीट का डोर बंद कर गाड़ी के आगे वाली सीट पर बैठ जाता है। वहीं अब वह तीनों ही गाड़ियां वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ काली ने गाड़ी के अंदर अपने साथ में बैठी नैना को गाड़ी के अंदर ही परेशान कर रखा था। अभी तक तो काली सिर्फ नैना के शरीर को इधर उधर टच कर रहा था, लेकिन अब तानी के हाथ आ जाने के बाद तो अब वो पूरी तरह पागल सा हो जाता है। उसकी सारी टेंशन जो दूर हो
गई थी काली अपने ड्राइवर को इशारा करता है। ड्राइवर काली का इशारा देख कार का पार्टीशन ऑन कर देता है। पार्टीशन ऑन होने के बाद काली नैना की तरफ लस्ट भरी नजरों से देखते हुए उसकी साड़ी का पल्लू उसके सीने से हटा देता है। नैना का साड़ी का पल्लू उसके सीने पे से हटने के बाद तो काली की लार और टपकने लगी थी। वहीं नैना अपने सीने पर हाथ रख खुद को कवर करते हुए काली से दूर होते हुए पीछे की तरफ की खिसकते जा रही, लेकिन वह बेचारी भी कितना पीछे खिसकती। काली नैना के हाथों को पकड़ जबरदस्ती उसके सीने पे से हटाते हुए उसे अपनी तरफ खींच लेता है। काली के ऐसे खींचने से नैना सीधे काली के चेहरे के करीब पहुंच जाती है। वहीं काली अपने होठों पर जीभ फेरते हुए सीधा नैना के चेहरे को पकड़ जबरदस्ती उसके होठों पर अपने होठों को रखकर उसे किस करने लगता है। नैना काली के इस तरह फॉरेस्टफुली किस करने से छटपटाने लगती है, क्योंकि काली किश का काम उसके होठों को बाइट जदा कर रहा था। वहीं नैना की सांस जब उखड़ने लगती है तो वह अपने हाथ चलाने लगती है, लेकिन काली को तो अपनी डिजायर जो पूरी करनी थी, इसलिए वह भी नैना के मुलायम गुलाबी होठों का रस चूसने में लगा हुआ था। और जब 20 मिनट बाद काली की सांसें भारी होने लगती है तो वह नैना के लिप्स को छोड़ देता है। वही नैना लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसकी सांसें शायद हमेशा के लिए रुक जाती अगर उसे काली अब 1 मिनट भी नहीं छोड़ता। वही काली की नजर अब नैना के सीने की तरफ थी, जिसे देख उसकी आंखें चमक रही। काली एक बार फिर नैना की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं नैना काली को अपनी तरफ बढ़ता देख काली के सीने पर हाथ रख उसे रोकने लगती है, लेकिन काली नैना का हाथ पकड़ उसे मोड़ते हुए बोला, पता है मेरी जिंदगी में कई आए कई गई, लेकिन फिर भी तुझ जैसे कोई नहीं आए। इतना कहकर काली नैना के सीने के ऊपर झुकते उसके सीने पर हाथ रखने ही वाला था कि तभी उसकी गाड़ी एकदम से रुक जाती है। आगे बैठा ड्राइवर बोला, सर होटल आ गया। ड्राइवर की बात सुनकर काली नैना की तरफ देखकर बोला, अब तो और मजा आएगा जाने मन। इतना कहकर काली सीधा बैठ जाता है। फिर नैना का पल्लू उसके सीने की तरफ कवर कर उसका हाथ पकड़ उसे गाड़ी से खींचते हुए गाड़ी से बाहर उतर जाता है। होटल ब्लू डायमंड मुंबई के लग्जरियस होटल में से एक था। काली एक गार्ड की तरफ इशारा कर उसे अपने पास बुलाता है। वह गार्ड काली के सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर काली उस गार्ड के हाथ में नैना का हाथ देकर बोला, इसे रूम नो 107 में छोड़ देना है और वही कमरे के बाहर मेरा वेट करना। वह गार्ड नैना का हाथ पकड़ उसे वहां से ले जाता है। वही काली फिर अपने गाड़ी के आगे खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है, जिसमें तानी बेहोश पड़ी हुई थी। काली तानी को गाड़ी से बाहर निकालकर उसे अपनी बाहों में उठाकर वहां से होटल के अंदर बढ़ जाता है। वहीं उसके गार्ड और बिट्टू भी उसके पीछे जाने लगते हैं। होटल के अंदर जाने के बाद काली गार्ड्स को इशारा कर वहीं रोक देता है। तानी को लेकर रिसेप्शन सेक्शन की तरफ बढ़ जाता है, जहां काली को देखने के बाद एक व्यक्ति उसकी तरफ रेड कलर का कार्ड बढ़ा देता है, जो वहां के सबसे ज्यादा लुक्स सीरियस रूम में से एक था, या यूं कहें कि खुद का प्राइवेट रूम जैसे ही, जिसे अफोर्ड करना सबके बस की बात नहीं थी। फिर काली उस गार्ड को लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। वहीं काली के पीछे पीछे उसके गार्ड और बिट्टू भी जाने लगता है कि तभी एक गार्ड बिट्टू को वही रोक हुए बोला, तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। बिट्टू उस गार्ड से बोला, क्यों नहीं जा सकता। वो गार्ड बिट्टू की बात का बिना कोई जवाब दिए अपनी पॉकेट से कुछ पैसे निकलकर बिट्टू को दे देते हुए उसी होटल में बने बार की तरफ इशारा कर वह जाने के लिए बोल देता है। बिट्टू उस गार्ड की बात सुनकर वह उस डायरेक्शन में देखता है जहां उसे एक बार दिखाई देता है। बार को देख बिट्टू की आंखें चमक जाती है और वह उस बार की तरफ चला जाता है। वही काली जो होटल डायमंड के 5 फ्लोर पर बने रूम नंबर 60 के कमरे का गेट उस कार्ड से अनलॉक कर कमरे के अंदर चला जाता है। उस समय कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उस लग्जरियस कमरे के वॉशरूम से पानी की आवाज आ रही, जिसे सुन काली के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। काली वही उस लग्जरियस रूम के बेड पर बेहोश तानी को लिटा देता है और फिर कमरे से बाहर निकलने से पहले एंजॉय योर डे बोलकर वह कमरे के बाहर आ जाता है। तब तक वहां काली के गार्ड्स भी आ जाते हैं। काली उन सभी की तरफ देख अपनी गर्दन हिला देता है, जिसके बाद सभी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और काली वहीं उसे फ्लो में बने 104 रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, जहां उसने नैना को भेजा था। वहीं ऐसी होटल के 10 फ्लोर पर एक व्यक्ति विंडो के पास खड़ा मुंबई शहर का रात का नजारा देख रहा था। तभी कोई उस कमरे के डोर को नॉक कर उस कमरे के अंदर आ जाता। वह और कोई नहीं, यश का पर्सनल असिस्टेंट अर्जुन था। अर्जुन यश से बोला, शिकार आ चुका है, अब
हमें देर नहीं करनी चाहिए शिकार करने में। वही विंडो के पास खड़ा यश जो सिगरेट के कांच ले रहा था, वह अपने मुंह से धुआं बाहर निकलते हुए बोला, अभी इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ा उसे मजे तो कर लेने दो। असली मजा तो तभी आएगा जब शिकार अपनी प्यास बुझने के लिए पानी के इतना करीब होने के बाद भी वह अपनी प्यास ना बुझा पाए। इतना कहकर यश के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। रूम नंबर 60। तानी जो अभी भी उस रूम में बेहोश पड़ी हुई थी, तभी उस रूम में बने वॉशरूम का दरवाजा खुलता है, जिसमें से एक लड़का क्रीमी कलर का बाथरूम पहने हुए वॉशरूम के गेट पर खड़ा था कि तभी उस लड़के की नजर बेड पर बेहोश पड़ी तानी के ऊपर जाती है, जिसे वह अपनी लस्ट भरी नजरों से देखते हुए अपने लिप्स पर जीभ फेरने लगता है। काली का कमरा नैना को उस कमरे में छोड़ने के बाद गार्ड बाहर चला गया था। वहीं नैना ने जो अब तक अपने आंसू बचा कर रखे हुए थे, वह अब फुट फुट कर एक एक कर उसकी आंखों से बहने लगे थे। नैना रोते हुए उस दिन को कोसते हुए बोली, आखिर क्यों उस दिन वो बिट्टू से मिली थी। नैना अपनी यादों में खोते हुए सोचने लगती है, जब वह बिट्टू से पहली बार मिली थी उस पर इतना विश्वास किया था, लेकिन बदले में उसे बिट्टू ने क्या दिया, धोखा, बस चंद पैसों के लिए। क्या बिट्टू ने उससे कभी सच्चा प्यार किया भी था या नहीं? वही इस धोखे से ही बिट्टू का मन नहीं भरा था कि वह हर रात अपने ही प्यार की नीलामी किया करता था। नैना ये सब सोचकर रोए जा रही थी कि तभी उसके कमरे का गेट खुलता है, जहां काली खड़ा था। काली को अपने सामने देख नैना फिर से एक बार दोबारा डर जाती है। वहीं नैना को इस तरह रोते देख काली गेट बंद कर मुस्कुराते हुए नैना की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना मिस कर रही थी। काली नैना के पास आकर बेड में उसके साइड में ही बिल्कुल उसके करीब बैठ जाता है। वहीं नैना काली को अपने करीब देखकर हल्का से खिसक जाती है। फिर वह अपनी आंखों के आंसू को पोंछ शांति से अपना सर झुकाकर बैठ जाती है। काली नैना के थोड़ा और करीब खिसक कर अपना एक हाथ नैना की थाई पर रख देता है। काली नैना की थाई को अपने हाथ से प्रेस करते हुए बोला, जानती हो तुम, जब तुम्हें मैंने पहली बार 7 साल पहले जब देखा था, तभी से मैंने मन बना लिया था कि तुम्हें तो मैं एक बार अपना बनाकर रहूंगा। नैना काली के मुंह से 7 साल वाली बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है। वही काली नैना को खुद की तरफ देखते हुए बोला, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। जब तुम्हें पहली बार सम्राट सर के पास लाया गया था, काली नैना के थाई पर अपने हाथ चलाते हुए बोला, तब मैं इस पोजीशन पर नहीं था, लेकिन अब देखो सब कुछ कितना बदल गया। आज मेरे पास सब कुछ है, तुम आज भी वही धंधे वाली हो बस। हाँ, लेकिन तब से और आज में बस तुम्हारे अंदर एक ही परिवर्तन आया है, वह है तुम्हारी खूबसूरती का, जिसमें तुम पहले से भी ज्यादा अब बोल्ड लग रही हो। इतना कहकर काली नैना को अपनी गोद में उठाकर उसे बेड पर पटक देता है। फिर एक ही झटके में उसके ऊपर आ जाता है। नैना जिसके साथ पिछले 7 सालों से यही सब हो रहा, वह अब टूटकर पूरी तरह बिखर चुकी थी। इसलिए उसने खुद को बचाने की कोशिश भी करना बंद कर दिया था, क्योंकि जब कभी भी वह कोशिश करती थी खुद को बचाने की, तो लोग उसे और ज्यादा दर्द देते थे। बल्कि कुछ लोग तो कभी कभी हैवानियत की सारी हदें ही पार कर देते थे। नैना काली के इस तरह एकदम से ऊपर आने से घबरा सी जाती है। वही काली नैना की तरफ देखते हुए बोला, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम कोई नई नवेली दुल्हन हो। फिर काली नैना की तरफ मुस्कुरा कर बोला, पर अफसोस इस बात का है, वह तो तुम हो, नहीं तो हम तुम्हें अपनी बीवी बना लेते। इतना कहने के बाद काली नैना के सीने पे से उसका साड़ी का पालू हटाकर दूसरी तरफ कर देता है। नैना का गोरा बदन और उसके साथ मोंटी की सजा के दिए हुए निशान अब काली के सामने था। काली जिसकी नीयत अब और ज्यादा बिगड़ती जा रही, वह नैना की गर्दन पर अपनी उंगली चलाते हुए नीचे ले जाने लगता। फिर उसके ब्लाउज के पास अपनी उंगली रोककर नैना की तरफ देखने लगता है। नैना जिसकी आंखों से अब आंसू निकलने लगे थे, यही सोचकर कि आज फिर एक बार उसकी इज्जत ताड़ता होने वाली थी, काली नैना की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुआ बोला, तुम्हें तो ना जाने कितने लोगों ने छुआ होगा, पर तुम्हें आज मैं असली जन्नत की सैर करूंगा, जो उन लोगों ने तुम्हें नहीं करवाई होगी। जाने मा, आखिर तुम्हारे जिस्म की मेरी यह प्यास 7 साल की है, जो आज जाकर मिटेगी। आज तुम्हें भी जिंदगी का हर वह सुकून मिल जाएगा, जो आज तक तुम्हें कोई नहीं दे पाया होगा। इतना कहकर काली नैना के ब्लाउज का ऊपर का बटन खोल देता है। वही नैना काली के इस तरह करने के बाद काली की नजरों के सामने से अपना मुंह फेर लेती है। वही काली नैना के इस तरह करने से उसे गुस्सा आ जाता है। काली नैना का फेस पकड़ अपनी तरफ करते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ और तुम मुझे
नखरे दिखा रही हो, मैं अकेले तुम्हारे साथ एंजॉय नहीं करूंगा, समझी तुम? मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरा साथ दो और मेरी 7 साल की प्यास को बुझाओ। वही नैना काली की बात सुनकर कुछ नहीं कहती, बल्कि वह अपनी नजरें उसके सामने से फेर लेती है। काली को नैना का कुछ ना कहना अब उसके अंदर की ज्वाला को भड़कता जा रहा था। काली नैना की चेहरे की तरफ झुक जाता है, फिर नैना के होठों पर फोर्सफुली किश करने लगता है। साथ ही उसने अपनी बॉडी का पूरा भार नैना के ऊपर डाल दिया। ये सब तो कहने के लिए था, चाहे इसमें नैना की राजामंदी हो या नहीं, पर काली आज नैना के जिस्म को पाकर ही रहेगा। वही काली नैना के होठों पर किसके साथ बाइट भी कर रहा था, ताकि नैना अपने लिप्स को ओपन कर दे। लेकिन नैना को तो इन सब की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए उसे कोई कितना ही बाइट कर ले उसे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वह अपने मुंह को बहुत टाइटली बंद की हुई थी। वही काली जो नैना के लिप्स का जब अच्छे से रसपान नहीं कर पा रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह नैना के लिप्स को छोड़ उसकी गर्दन पर आकर बहुत तेज बाइट कर लेता, जिससे नैना की चीख निकल जाती है और उसका मुंह खुल जाता है। ये देख काली झट से फिर एक बार नैना की लिप्स की तरफ बढ़ जाता है और उसके लिप्स को अपने मुंह में ले नैना की जीभ से खेलते हुए उसके लिप्स को सक करने लगता है। होटल ब्लू डायमंड रूम नंबर 60। तानी जो अभी भी उस रूम में बेहोश पड़ी हुई, तभी उस रूम में बने वाशरूम का दरवाजा खुलता है, जिसमें से एक लड़का क्रीमी कलर का बाथरूम पहने हुए वाशरूम के गेट पर खड़ा था कि तभी उस लड़के की नजर बेड पर बेहोश पड़ी तानी के ऊपर जाती है, जिसे वह अपनी लस्ट भरी नजरों से देखते हुए अपने लिप्स पर जीभ फेरने लगता है। फिर वह लड़का वाशरूम से बाहर निकलकर वही रूम में रखे ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और खुद को ड्रेसिंग टेबल में लगे मिरर में निहारने लगता है। खुद को थोड़ी देर तक मिरर में निहारने के बाद वह वही रखे परफ्यूम को खुद के ऊपर स्प्रे करने लगता है। तभी उसकी नजर मेरे में दिख रही तानी की कमर के ऊपर जाती है, जिसे देख उसके फेस पर एविल स्माइल आ जाती। वह लड़का और कोई नहीं, सम्राट का छोटा भाई राघवेंद्र चौहान था। राघवेंद्र खुद को स्मेल कर बोला, नाउ आई एम कमिंग बेबी। फिर राघवेंद्र अपनी नजरें टेढ़ी कर तानी की तरफ देखने लगता है, जिससे अब हल्का हल्का होश आने लगा था। राघवेंद्र कमरे की लाइट ऑफ कर हल्की येलो लाइट ऑन कर देता है, फिर वो सीधा तानी के पास जाकर उसके साइड में लेट जाता है। राघवेंद्र तानी का एक हाथ उठाकर उसे अपने गालों पर फील करवाते हुए अपनी सिडिक्टिव वॉइस में बोला, फील इट बेबी। तानी जो अभी भी पूरी तरह होश में नहीं आई थी, वह हल्की बेहोशी की हालत में अपना हाथ राघवेंद्र से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वहीं राघवेंद्र तानी के हाथ को और मजबूती से पकड़ अपने गालों पर मूव करवाते हुए धीरे धीरे उसके हाथ को अपने लिप्स के पास ले आता है। फिर वह तानी के हाथ को अपने लिप्स से चुनने लगता है। राघवेंद्र धीरे धीरे तानी के हाथों को किस करते हुए उसके कलर बोने तक पहुंच जाता। फिर राघवेंद्र तानी के कानों के करीब जाकर फुसफुसाते हुए बोला, यू आर टू ब्यूटीफुल एंड स्वीट, नाउ आई एम गोइंग टू FCK यू माय बेबी गर्ल। इतना कहकर राघवेंद्र सीधा तानी के ऊपर आ जाता है। तानी भी राघवेंद्र कि इस तरह उसके हाथ पर किश करने से होश में आने लगी थी। वही जब राघवेंद्र उसके ऊपर आ जाता है तो उसकी आंखों में अब तक जो हल्की हल्की बेहोशी थी, वह भी अब तक पूरी तरह गायब हो चुकी थी। तानी अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर अपने ऊपर लेटे इंसान यानी राघवेंद्र की तरफ देखने लगती है। वही राघवेंद्र तानी को होश में आते देख उसकी वो हिरन जैसी येलो हजल आइज, जो अब उसकी खूबसूरती में और भी चार चांद लगा रहे थी, उनको देख राघवेंद्र और भी पागल होता जा रहा था। तानी की नजर जब राघवेंद्र पर जाती है जो उसके ऊपर था और उसे अपनी लस्ट भरी नजरों से घूर रहा था, तभी तानी जोर से चिल्लाती है, कौन हो तुम? वही तानी की चिल्लाने की आवाज सुन राघवेंद्र जल्दी से उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है। तानी जो अब चिल्ला नहीं पा रही थी, वह छटपटाने लगती है। राघवेंद्र तानी की तरफ देखकर बोला, अब जब तुम्हें होश आ ही गया है तो अब तो और मजा आने वाला है। फिर राघवेंद्र तानी की चिन्ह को पकड़ बोला, लगता है तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है ना, तभी तुम ऐसे चिल्ला रही हो, वरना और लड़कियां तो अभी तक अपना काम शुरू भी कर देती। राघवेंद्र तानी की कलर बोन के पास अपना सर छिपाकर तानी को स्मेल करते हुए बोला, वाओ तुम्हारे ये जिस्म की खुशबू तो मुझे और दीवाना बना रही है। अब तक कहाँ थी तुम? वही तानी राघवेंद्र की बातें सुन डर से कांपने लगती है और खुद को राघवेंद्र से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तानी जो पहले ही दुबली पतली सी थी, वह राघवेंद्र जैसे मस्कुलर मैन से इतनी आसानी से कैसे खुद को छुड़ा पाती? तानी अपना सर बार बार हिलाने लगती है, क्योंकि अब राघवेंद्र ने तानी के कॉलोबोन और गर्दन
पर किश करना स्टॉप कर दिया जिसे महसूस कर तानी किसी मछली की तरह छटपटाने लगी थी। तानी के बार बार सर इधर उधर करने से राघवेंद्र का हाथ तानी के मुंह से हल्का सा नीचे हो जाता है जिसे महसूस कर तानी बहुत तेज राघवेंद्र के हाथ पर बाइट कर लेती है। वहीं राघवेंद्र को जब अपने हाथ पर एकदम से जोर का दर्द महसूस होता है तो वह अपना चेहरा ऊपर कर तानी को देखता है जो उसे बहुत तेज बाइट कर रही थी। राघवेंद्र ये देख तानी के मुंह से अपना हाथ को छुड़ाने लगता है, लेकिन तानी की पकड़ उसके हाथ पर इतनी मजबूत कि तानी उसकी हथेली को छोड़ ही नहीं रही थी। ये देख राघवेंद्र कुछ सोचकर एकदम से तानी के बरेस्ट पर हाथ रख देता है, फिर उसे बहुत तेज पकड़ उस जगह दबा देता है जिससे तानी को बहुत तेज दर्द होता है और तानी दर्द के मारे अपना मुंह खोल देती है। वहीं राघवेंद्र झट से तानी के मुंह के ऊपर से अपना हाथ हटा देता है, फिर एक नजर अपने उस हाथ की हथेली की तरफ देखता है जहां तानी के दांतों के निशान उसके हाथ पर गड़ चुके थे और उसे काफी दर्द भी हो रहा था। राघवेंद्र को तानी के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था अपने हाथ की वजह से, जिसके चलते उसने दे दनादन तानी के फेस पर 2 थप्पड़ मार देता है। वहीं तानी राघवेंद्र के थप्पड़ के बाद फिर एक बार हल्की सी बेहोश होने लगती है। तानी हल्की बेहोशी की हालत में राघवेंद्र से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमारे पति हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर तानी की आंखें दोबारा बंद होने लगती है। वहीं राघवेंद्र तानी को बेहोश होता देख फिर एक बार उसके गर्दन की तरफ झुककर उसे दोबारा बहुत तेज बाइट कर लेता है, जिससे तानी दर्द के मारे पूरी तरह अपने होश में आ जाती है। राघवेंद्र तानी को होश में आता देख एक हाथ से उसके चेहरे को पकड़ बोला, साली मैं तो सोच रहा था दोनों एंजॉय करेंगे, लेकिन नहीं, तू तो मरने मारने पर उतारू हो गई। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तूने जो मेरे हथेली पे यह अपना निशान दिया, उस निशान के बदले मैं तुझे ऐसे जख्म दूंगा कि तू जिंदगी भर तक नहीं भूलेगी। तुझे अपने पति के पास जाना है, तेरी ऐस बड़ी ही हालत कर दूंगा कि तू जब भी कभी और इंसान के करीब जाएगी ना, तुझे मेरे आज का दिया हुआ दर्द हमेशा याद आएगा। इतना कहकर राघवेंद्र तानी के होठों पर अपने होठ रख देता है, फिर उसे जबरदस्ती किशोर बाइट दोनों करने लगता है। काली का रूम काली ने अभी भी नैना को जबरदस्ती किश किए जा रहा था। वहीं नैना की सांसें अब हल्की होने लगी थी। वह अपने हाथों से काली की पीठ पर मार रही थी ताकि काली उसके होठों को छोड़ दे, लेकिन काली तो काली था, जब तक वह खुद को पूरी तरह से सेटिस्फाइड ना कर वह कहां छोड़ने वाला था। वही करीब 5 मिनट बाद जब खुद काली को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो वह नैना को होठों को छोड़ उसकी कलर बोन पर किस करने लगता है। वहीं नैना की इन सांसों की आवाज काली को और एक्सीडेट कर रही थी। काली किस करते हुए अपनी नजरें ऊपर कर नैना के चेहरे की तरफ देखता है, जिसने अपना चेहरे को दीवार की तरफ कर रखा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। काली नैना की तरफ देखकर अपने मन में बोला, तुम मुझे नहीं जानती जानेमान, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं। अभी तो बस शुरुआत है, अब थोड़ी देर बाद तुम खुद ही मुझसे छटपटाने लगोगी और खुद को मुझसे छुड़ाना चाहोगी, लेकिन छिड़ा नहीं पाओगी। तब देखता हूं मैं तुम्हें, तुम कैसे मेरी बात नहीं मानती। आई वहीं काली हैवानियत भरी नजरों से नैना को घूरते हुए एक झटके में ही उसके शरीर से कपड़े अलग कर देता है और फिर वह नैना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। राघवेंद्र का कमरा राघवेंद्र तानी को होश में आता देख एक हाथ से उसके चेहरे को पकड़ बोला, साली मैं तो सोच रहा था दोनों एंजॉय करेंगे, लेकिन नहीं, तू तो मरने मारने पर उतारू हो गई। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तूने जो मेरे हथेली पे यह अपना निशान दिया, उस निशान के बदले मैं तुझे ऐसे जख्म दूंगा कि तू जिंदगी भर तक नहीं भूलेगी। तुझे अपने पति के पास जाना है, तेरी ऐसी हालत कर दूंगा कि तू जब भी कभी और इंसान के करीब जाएगी ना, तुझे मेरे आज का दिया हुआ दर्द हमेशा याद आएगा। इतना कहकर राघवेंद्र तानी के होठों पर अपने होठ रख देता है, फिर उसे जबरदस्ती किशोर बाइट दोनों करने लगता है। तानी राघवेंद्र के बाइट करने के बाद फिर एक बार पूरी तरह होश में आ चुकी थी। वहीं राघवेंद्र ने तानी के होठों पर अपनी वाइल्डनेस दिखानी शुरू कर दिया। तानी ने फिर एक बार कोशिश कर राघवेंद्र की पकड़ से खुद को छुड़ाने के लिए अपने दोनों हाथों का प्रयोग करना चालू कर दिया। वही राघवेंद्र तानी के ब्लाउज को हल्का सा तानी के कंधे से नीचे कर उसे किस करने लगता है। तानी राघवेंद्र से रिक्वेस्ट करते हुए दोबारा बोली, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। लेकिन राघवेंद्र तानी की बातों को इग्नोर कर उसे किस करे जा रहा था। तानी राघवेंद्र को उसकी बात को अनसुना करते देख तानी पहले तो
राघवेंद्र को खुद से दूर करने लगती है, लेकिन जब वह अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं होती पाती तो वह उसकी बैक पर जोर जोर से मारना शुरू कर देती है। तानी, जिसके हाथों में कांच की चिड़िया थी, राघवेंद्र को इस तरह मारने से कुछ चिड़िया टूटकर राघवेंद्र को भी लग रही थी, जिसकी वजह से उसे अपनी बैक पर बहुत तेज दर्द होता है, जिससे वह तानी के ऊपर से हट जाता है और खुद की बैग को मिरर के सामने जाकर देखने लगता है। वही तानी राघवेंद्र के उठने के बाद झट से बेड के दूसरे कोने पर खड़ी हो जाती है। वही राघवेंद्र खुद की बैग को मिरर में देखने के बाद तानी की तरफ देखकर बोला, तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें तो मैं इतना कहकर राघवेंद्र मिरर के सामने से हट जाता है और फिर वह तानी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। वही तानी राघवेंद्र को अपनी तरफ आता देख अपने आसपास रखा सामान उसकी तरफ फेंकने लगती है, लेकिन राघवेंद्र अभी कहाँ कम था। वह तानी के इन हमले से बचते बचाते तानी के पास पहुंच जाता है। राघवेंद्र तानी के पहुंचकर फिर से एक बार जोरदार थप्पड़ तानी के गाल पर मार देता है। राघवेंद्र के थप्पड़ मारने के बाद तानी जमीन पर गिरने वाली थी कि तभी राघवेंद्र तानी की कमर पर एक हाथ डालकर उसे पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से तानी के चेहरे को पकड़ बोला, बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब मैं तुम्हारे जिस्म का वो हाल करूंगा कि तुम आज के बाद किसी को भी अपना ये जिस्म दिखाने लायक नहीं रहोगी। इतना कहकर राघवेंद्र तानी का फेस को छोड़ देता है और अपना हाथ नीचे की तरफ ले जाकर उसकी साड़ी को खींचकर अलग कर तानी बेड की तरफ धक्का दे देता है। वही तानी जो बिस्तर पर सीधा गिर जाती है, उसे यह समझने में देर नहीं लगती कि अब वह किस हालत में है। राघवेंद्र तानी को ऐसे देख फिर एक बार तानी के करीब आकर बोला, अभी तो ये शुरुआत है। वहीं राघवेंद्र की बातें सुनकर तानी, जो खुद को राघवेंद्र की लस्ट भरी नजरों से बचाने के लिए अपने आप को अपने दोनों हाथों से कवर कर राघवेंद्र से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। वही राघवेंद्र तानी के दोनों हाथों को पकड़ उसके हाथों को हटाते हुए उसकी तरफ बढ़कर फिर से एक बार उसे फोर्सफुली किस और बाइट करने लगता है। तानी को थोड़ी देर तक जबरदस्ती किस करने के बाद राघवेंद्र अपना सर और फेस तानी की नेक पर तानी को फिल करने लगता है, क्योंकि अब राघवेंद्र से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा। तानी को अपना बना लेने की चाहत, उसके जिस्म की भूख अब दोनों ही उसके अंदर बढ़ती जा रही, जिसे उसकी बॉडी अच्छे से फील कर पा रही थी। इसलिए राघवेंद्र अपने एक हाथ से तानी के दोनों हाथों को टाइटली पकड़ ऊपर की तरफ कर देता है और फिर वह तानी की नेक के नीचे किस करते हुए बोला, नाउ आई कांट कंट्रोल मसेल्फ एनीमोर। वहीं राघवे का दूसरा हाथ अब तानी के कमर की तरफ पहुंच चुका था। तानी राघवेंद्र के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपना सर इधर उधर करते हुए उसे छोड़ देने की गुजारिशें करे जा रही थी कि तभी अचानक से उस कमरे का दरवाजा खुलता है। राघवेंद्र जो तानी के साथ अपना स्पेशल मोमेंट एंजॉय कर रहा था, जैसे ही उसके कानों में दरवाजे के खुलने की आवाज जाती है तो वह गुस्से से चिल्लाता हुए बोला, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वह मेरी परमिशन के बगैर मेरे कमरे में आने की जरूरत की है। इतना कहकर राघवेंद्र को तानी से अपनी नजरें फेरकर गेट की तरफ देखता है, जहां उसे अंधेरे में एक परछाई नजर आती है। राघवेंद्र को उस हल्की पीली रोशनी में उसे उस गेट पर खड़े व्यक्ति का चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से अब उसका पारा और चढ़ता जा रहा। राघवेंद्र गेट की तरफ देख गुस्से से बोला, पहले तो ये साली नौटंकी कर रही थी और अब पता नहीं किसकी मौत उसे यहाँ खींच लाई है। इतना कहकर वह तानी को छोड़ बेड के साइड में बने ड्रर की तरफ बढ़ कुछ ढूंढने लगता है। वही तानी जैसे ही वह थोड़ी देर के लिए ही सही राघवेंद्र की कैद से आजाद होती है, वह झट से उठ उस गेट के पास खड़े आदमी की तरफ भाग जाती है और उस आदमी की बाजू पकड़ उससे बोली, प्लीज हमें बचा लीजिए, ये हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा है, प्लीज हमें आप इससे बचा लीजिए। वही जब राघवेंद्र को वह चीज मिल जाती है जो वह ढूंढ रहा था, उसके फेस पर एविल स्माइल आ जाती है, लेकिन जब उसके कानों में तानी की आवाज पड़ती है तो वो पीछे मुड़कर तानी की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है ये जो कोई भी है तुम्हें मुझसे से बचा लेगा, बल्कि आज इसकी भी शामत आने वाली। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा क्वालिटी टाइम खराब करने की, आज तुम्हारे साथ साथ इसे भी सजा मिलकर रहेगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे की। राघवेंद्र तानी और उस व्यक्ति की तरफ देख दोबारा बोला, राघवेंद्र चौहान नाम है मेरा, गलती करने वालों को मैं इतनी आसानी से छोड़ता नहीं, जिसका नजराना मैं तुम्हारे सामने पेश कर चुका हूँ, मेरी जानेमन। इतना कहकर राघवेंद्र उस व्यक्ति की तरफ अपनी बंदूक तान देता है। बंदूक तानने के बाद
राघवेंद्र जोर जोर से हंसने लगता है और वह अपनी गन लोड कर शूट करने वाला ही था कि तभी वह व्यक्ति राघवे के ऊपर गोली चला देता है, जिससे वह गोली सीधा राघवेंद्र के गन वाले हाथ को छूकर निकल जाती है, जिससे राघवेंद्र के हाथ से गन छूटकर जमीन पर गिर जाती है। राघवेंद्र दर्द में करहाते हुए उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए बोला, कौन हो तुम? इतना कहकर राघवेंद्र अपने दोनों हाथों को क्लब करता है, जिससे उस कमरे की लाइट ऑन हो जाती है। कमरे की लाइट ऑन होने के बाद राघवेंद्र की नजर सामने खड़े व्यक्ति के चेहरे के ऊपर पड़ती है तो वह अपने सामने खड़े इंसान को देख शॉक हो जाता है। राघवेंद्र सामने खड़े व्यक्ति को देख डरने लगता है, साथ ही अब उसकी जुबान भी लड़खड़ाने लगती है। वही तानी जो उस व्यक्ति की एक बाह पकड़ बस रोए जा रही थी, वह व्यक्ति तानी का हाथ अपनी बाजू से छुड़ाकर राघवेंद्र की तरफ बढ़ जाता है। फिर अपनी गन को अपनी बैग में डालकर वह राघवेंद्र के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। राघवेंद्र उस व्यक्ति को अपने सामने देख डरते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? वही वो व्यक्ति राघवेंद्र की बात सुनकर उसकी तरफ देख एविल स्माइल करता है और फिर वह झट से एक पंच राघवेंद्र के मुंह पर मार देता है। वह उस व्यक्ति के पंच मारने के बाद राघवेंद्र के मुंह एक तरफ को झुक जाता है, साथ ही उसके होठों के कानों से हल्का सा खून भी निकलने लगता है। राघवेंद्र अपने होठों के पास टच कर देखता है अपने उंगलियों पर खून देख राघवेंद्र गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोला, यश मल्होत्रा, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है मुझे मारने के बाद तुम बच जाओगे? मेरा भाई सम्राट चौहान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वह एक खतरनाक शेर है और तुम गीदड़ और शेर की गुफा में तुम हाथ डालोगे तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। राघवेंद्र की बात सुनकर यश के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। यश के फेस पर स्माइल देख राघवेंद्र अपनी मुट्ठी कस लेता है, फिर वह अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लाकर बोला, पहले मेरा भाई तुझे खत्म करेगा, फिर वह तेरी। तभी राघवेंद्र के मुंह पर एक जोरदार पंच यश फिर से मार देता है, लेकिन इस बार वह एक पंच के बाद भी नहीं रुका। इसके बाद तो उसने लगातार उस पे मुक्कों की बरसात कर देता। राघवेंद्र उस हालत में भी यश की तरफ देखते हुए बोला, छिपा ले जब तक छिपा सकता है मेरा भाई, उसे एक दिन ढूंढ लेगा। हाँ, इतना सुनने के बाद तो यश राघवेंद्र पर मुक्कों की बरसात और तेज कर देता है। यश तब तक राघवेंद्र पर मुक्के बरसाता रहा जब तक राघवेंद्र बेहोश होने की हालत में नहीं पहुंच जाता है। राघवेंद्र की हालत यश ने मार मारकर इतनी बुरी कर दी थी कि जिसकी वजह से राघवेंद्र अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वही यश का गुस्सा अभी तक भी नहीं शांत हुआ था। उसकी आंखें अभी भी गुस्से से पूरी तरह लाल थी। तानी जो यश का हाथ उसके बाजू से छुड़ाने के बाद खड़ी थी कि तभी कमरे की लाइट जैसे ही ऑन होती है, तभी तानी की नजर कुछ ही दूरी पर जमीन पर पड़ी अपनी साड़ी की तरफ जाती है, जो राघवेंद्र ने उसके शरीर से अलग कर दी थी। तानी भागकर वह साड़ी जल्दी से उठा लेती है और खुद के शरीर पर किसी तरह लपेटकर एक कोने में खड़ी हो जाती है, लेकिन यश के मुक्के की बौछार राघवेंद्र के फेस पर देख तानी पूरी तरह डर जाती है। राघवेंद्र का फेस इस समय पूरी तरह सूज चुका था। उसके फेस पर यश की पिटाई के निशान और जख्म देख, जिनसे हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही थी, तानी को अब यश से भी डर लगने लगा था कि तभी कोई पीछे से बोला, यश मल्होत्रा। फ्लैशबैक थोड़ी देर पहले राघवेंद्र के कमरे के बाहर खड़े सारे गार्ड्स पहरा दे रहे थे कि तभी उनमें से एक गार्ड की नजर सामने लिफ्ट से आ रहे कुछ लोगों पर पड़ती है। वह गार्ड्स उन लोगों की तरफ ध्यान से देखता है। गार्ड उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में बोला, ये तो यश मल्होत्रा के आदमी है, पर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं यह मुझे सभी को अलर्ट करना होगा। इतना कहकर वह गार्ड भागकर अपने दूसरे साथियों को इन्फॉर्म कर अलर्ट रहने के लिए बोल जल्दी से वहां से निकल जाता है। काली को इन्फॉर्म करने के लिए बाकी सभी गार्ड अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तभी वहां उनके सामने यश के गार्ड आकर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। यश के गार्ड काली के गार्ड से संख्या में भी ज्यादा थे, साथ ही वह लोग वेल ट्रेंड भी थे, इसलिए उन लोगों को ज्यादा देर नहीं लगी। काली के गार्ड के धूल चटाने में थोड़ी देर में अर्जुन और यश भी वहां आ जाते हैं। अर्जुन राघवेंद्र के कमरे के दरवाजे पर जोर से किक करता है, जिससे राघवेंद्र के कमरे का दरवाजा एक झटके में ही खुल जाता है। उसके बाद यश कमरे के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ जो गार्ड काली को इन्फॉर्म करने के लिए गया था, उसने काली को बीच बीच में काफी फोन भी किए थे, लेकिन काली फोन पिक नहीं कर रहा था। वहीं काली नैना के साथ उस बंद कमरे में अब नैना की ब्रा की तरफ अपने हाथ बढ़ाने
लगा था कि तभी कोई उसके दरवाजे पर जोर से नॉक करता है। काली दरवाजे के बाहर खड़े शख्स को इग्नोर कर नैना की ब्रा की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर ऊपर से ही हाथ रखने वाला था कि तभी काली के कमरे के बाहर खड़ा उसका गार्ड जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। दरवाजे पीटने की आवाज सुन काली काफी डिस्टर्ब हो रहा था। काली नैना की तरफ देखते हुए बोला, जाने मन तुम ऐसे ही रहना, ठीक लगता है आज किसी की जिंदगी पूरी हो चुकी है, पहले उसे सबक सिखा दूं फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। इतना कहकर काली नैना के ऊपर से उठकर खड़ा हो जाता है, फिर वो गुस्से से गेट की तरफ बढ़ जाता। काली दरवाजा खोलकर जोर से चिल्लाते हुए बोला, क्या काम है? काली अपनी नजरों के सामने अपने ही गार्ड को देख गुस्से से बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि अभी मैं बिजी हूँ? तो फिर तभी काली का गार्ड्स जल्दी से हकलाते हुए बोला, सर वो यश मल्होत्रा। यश का नाम सुन काली शॉक हो जाता है। वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोला, उसे कैसे पता चला और तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो? वो गार्ड बोला, सर वह तो वहां कहीं भी नहीं दिखा, बस उसके आदमी ही दिखे। गार्ड ने इतना ही कहा था कि काली उसे सामने से धक्का देकर जल्दी से राघवे के कमरे की तरफ भाग जाता है। वही नैना जो काली के ऊपर से हटने के बाद जल्दी से उठकर बैठ गई थी, जब उसकी नजरें काली को इतनी हड़बड़ी में वहां से निकलते हुए देखती है तो उसे कुछ अजीब लगता है, क्योंकि इस समय काली ने अपनी ऊपर की बॉडी पर कुछ भी नहीं डाला हुआ था और ना ही उसने अंदर आकर अपनी शर्ट को भी लेना जरूरी नहीं समझा। ऐसे ही पेंट पहने हुए जल्दी से वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद काली जब राघवेंद्र के रूम के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके आदमियों को गन पॉइंट पर रखा गया है और राघवेंद्र के कमरे के बाहर अर्जुन खड़ा था, जो उसकी तरफ देख मुस्कुरा रहा था। वहीं राघवेंद्र को कमरे के अंदर से कुछ आवाजें भी आ रही थी, जिसे सुन काली जल्दी से कमरे के अंदर चला जाता है। काली कमरे के अंदर का नजारा देख शॉकर हो जाता है। वह जोर से चिल्लाते हुए बोला, यश मल्होत्रा प्रेजेंट। उस आवाज को सुन यश के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है और वहीं तानी की नजर जब अपने सामने खड़े व्यक्ति पर पड़ती है तो उस इंसान को देख वो और डर जाती है। यश राघवेंद्र को बाथरूम के सहारे से अपने एक हाथ से पकड़ उसे बेड की तरफ किसी सामान की तरफ फेंक देता है, फिर पीछे मुड़कर अपने सामने खड़े व्यक्ति की तरफ देख मुस्कुराने लगता है। यश के सामने काली खड़ा था, जो उसे अपनी लाल आंखों से घूर रहा था। वही यश काली की हालत देख हंसते हुए बोला, लगता है तेरा काम भी कुछ अधूरा सा रह गया, चल कोई नहीं, मैं पूरा करे देता हूँ। इतना कहकर यश फिर एक बार अपनी बंदूक अपनी बैग से निकालकर काली की तरफ पॉइंट कर देता है, फिर वह एकदम से उसकी डायरेक्शन चेंज कर काली के लेफ्ट हैंड पर शूट कर देता है। फिर से एक बार गोली की आवाज सुनकर तानी के मुंह से चीख निकल जाती है। तानी की चीख सुन यश की पहली नजर तानी के ऊपर जाती है, जो डरी सहमी सी उस कमरे के एक कोने में खड़ी थी। काली अपने हाथ को अपने दूसरे हाथ से पकड़ दर्द में कराते हुए बोला, यश मल्होत्रा ये तूने सही नहीं किया, तूने छोटे सरकार को नुकसान पहुंचाया है। सम्राट सर तुझे छोड़ेंगे नहीं, तबाह कर देंगे तुझे। वही यश काली की बात सुन जोर जोर से हंसने लगता है, फिर वह अचानक से रुककर अपनी कड़क आवाज में बोला, अर्जुन। अर्जुन जो उस कमरे के गेट के बाहर ही खड़ा था, वह उस कमरे के अंदर आ जाता है। यश अर्जुन को अपने सामने देख बोला, इन दोनों को बाहर फिकवा दो, यह समझो यश मल्होत्रा ने इनकी जान बख्श दी। आखिर सम्राट को नजराना भी तो भेजना है।